मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हेलो। ओके। Okay, we will wait for 2-3 minutes and then we will start. So, hello everyone. Welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. So, my name is Preeti and here we have Vikram Uday with us. So, ये मेरा कलीग है, हम दोनों एक ही सर के अंडर काम करते हैं। तो विक्रम ने बीटेक एनआईटी भोपाल से किया है और उसने एमटेक आईआईटी बॉम्बे से ही किया है और पीएचडी भी आईआईटी बॉम्बे से ही कर रहा है। तो हम दोनों एक ही सर के अंडर हैं। एक सेकंड ना। सो सॉरी एवरीवन, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। तो हाँ, आज हम अपने वीडियो में जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो रहा है और हम लोग का नहीं हो रहा है, बाकी के लोगों का हो रहा है, तो क्या क्राइटेरिया होगा शॉर्टलिस्टिंग करने का। तो हर आईआईटी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है।
कोई एसओपी देख के सिलेक्ट कर लेता है, कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस देखता है या फिर कोई जो भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये सब चेक करते हैं स्टूडेंट का। तो उस हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग होता है स्टूडेंट का। और हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है शॉर्टलिस्टिंग करने का। तो वो भी आप चेक मीन्स हर आईआईटीज का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या होगा। ये वाला सुनो, इसको बंद करो। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आज हम शेयर करेंगे। तो मोस्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो भी आईआईटीज में जाता है, कोई भी कॉलेजेस में, तो रिटन टेस्ट कैसे होता है? तो फर्स्टली तो रिटन टेस्ट जो भी डिपार्टमेंट का होता है वो डिपार्टमेंट चूज करता है कि किस हिसाब से रिटन टेस्ट लेंगे। तो कोई कोई गेट के क्वेश्चन लेते हैं, कोई डिपार्टमेंट नेट के क्वेश्चन भी लेते हैं, कोई कोई डिपार्टमेंट खुद का ही सेट करते हैं पेपर। कोई सब्जेक्टिव वे से लेता है या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव वे से भी लेता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है वो पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा ईमेल करके कि हम ये वे से एग्जाम रिटन एग्जाम लेने वाले हैं। और रिटन एग्जाम से आपको 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले तो मेल आ ही जाता है कि आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। और कोई कोई डिपार्टमेंट या फिर कोई कोई इंस्टीट्यूशन ये करते हैं कि सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। सो हम रिटन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो रिटन टेस्ट कैसे होता है? बेसिकली बेसिकली रिटन टेस्ट हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इनिशियली रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट हर डिपार्टमेंट का, हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका रिटन टेस्ट इस सिलेबस पे होने वाला है। और कोई कोई गेट का सिलेबस ले लेता है या फिर कोई डिपार्टमेंट ऐसे होता है कि नेट का सिलेबस लेता है। कोई कोई डिपार्टमेंट खुद का ही सिलेबस डिस्कस मीन्स सेट करते हैं लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए। कोई डिपार्टमेंट का ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव भी रखते हैं और कोई डिपार्टमेंट सिर्फ सब्जेक्टिव भी रखते हैं। तो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे का जो होता है कि वो मोस्टली पेपर मैथ रिलेटेड होता है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि आईआईटी बॉम्बे में मैथ के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत होते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में मोस्टली मैथ्स रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो विक्रम, तुम्हें कुछ ऐड करना है क्वेश्चन में? प्रीति, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सो टिपिकली जब एडमिशन स्टार्ट्स होते हैं और वो हर एक डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर वो कुछ एक इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में डालते हैं, उसमें वो मेंशन करते हैं कि टिपिकल क्या सिलेबस होता है। सो अगर आप इफ यू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो ये बताएंगे कि टिपिकली जो पैटर्न गेट के रिगार्डिंग होता है कि गेट से सिमिलर रहता है कि आइदर टिपिकल जो कोर्स सब्जेक्ट्स आप वो प्रिपेयर करके आइए। तो जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें पीएचडी के लिए, तो एक बार उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो एडमिशन ब्रोशर है उसमें उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। और टिपिकली आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर इवन वो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कभी कभी वो पोस्ट कर देते हैं कि जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो कि वो प्रिपेयर कर सकें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। प्रीति। हाँ। तो ऐसे होता है और मोस्टली तो वो लिंक भी भेज देते हैं, ईमेल जब भेजते हैं वो टाइम पे उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक भी भेजते हैं। बेसिकली तो केमिकल डिपार्टमेंट तो भेजते ही है वैसे, और बाकी के डिपार्टमेंट तो
उनका वेबसाइट जो रहता है उनका लिंक भेज देते हैं, वहाँ पे आपको सब गूगल फॉर्म के थ्रू रहता है उनका, तो वो वहाँ पे आप सब चेक कर सकते हो। तो मोस्टली आईआईटीज़ में तो ये होता है आईआईटी बॉम्बे का, बाकी भी आईआईटीज़ में सेम ही मेथड फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। तो हम विक्रम के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसने जेआरएफ भी किया है आईआईटी गुवाहाटी से, तो इसको उसका भी नॉलेज है कि आईआईटी गुवाहाटी में भी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसने फेस किया है वहाँ का इंटरव्यू, तो आप उसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर आता है कि जब हमारा शॉर्टलिस्टिंग होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके 2-3 घंटे बाद ही आपका रिजल्ट आ जाता है और आपकी लिस्ट लग जाती है और उस हिसाब से आपका शेड्यूल हो जाता है कि इंटरव्यू कब होगा। तो मोस्टली आपका मॉर्निंग 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होती है और 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे में एग्ज़ाम ओवर हो जाती है और लंच के बाद ही आपका रिज़ल्ट लग जाता है। तो उसके बाद लंच के बाद ही आपका इंटरव्यूज़ पैनल्स बनने चालू होते हैं और उस हिसाब से आपको कौन से पैनल में रखेंगे वो आपके जो एरिया ऑफ रिसर्च आपने मेंशन किया हुआ होता है, उस हिसाब से पैनल अ, बैठते हैं और आपको उसी पैनल के इसमें सेंड करते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ, प्रीति, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। आईआईटी बॉम्बे में टिपिकली डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि वो एडमिशन फॉर्म के साथ ही एक लिंक शेयर कर देते हैं जिसमें आप अपने रिसर्च एरियाज और अपने टिपिकल अगर आप टीएपी कैटेगरी को एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट डाल देते हैं। तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो आप उसी वक्त वो मेंशन कर देते हैं कि मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूँ या ये मेरा प्रोस्पेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट है। अगर वो एडमिशन फॉर्म आप जब भर रहे हो उस वक्त मेंशन नहीं करवाते, तो जब आप कैंपस में आते हो रिटन टेस्ट के टाइम पर या फिर वो पहले ही आपसे वो फॉर्म फिल करवा लेते हैं या फिर आफ्टर रिटन टेस्ट वो आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं कि आप किस प्रोफेसर के साथ काम करना चाहते हैं या फिर किस रिसर्च एरिया में आप काम करना चाहते हैं। उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से वो आपको इंटरव्यू पैनल्स अलॉट करते हैं और इंटरव्यू पैनल्स टिपिकली वो आपके रिसर्च एरिया को मैच करके आपको इंटरव्यू पैनल अलॉट किया जाएगा। प्रीति। हाँ, तो केमिकल डिपार्टमेंट में ये भी होता है कि मीन्स वो पहले तो आपको फ्लोट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट टॉपिक है, टीएपी के अंडर जो प्रोजेक्ट रहते हैं और आपका एफए के अंडर फंडेड जो फेलोशिप रहती है उसके अंडर जेआरएफ के अंडर जो प्रोजेक्ट रहते हैं डीएसटी, डीबीटी और सीएसआईआर का, उनके प्रोजेक्ट आपको पहले ही वो जब भी एंटर करते हो तब दे देते हैं और मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ता है आपके प्रेफरेंसेस और उसके बाद अगर आपने वहाँ पे फर्स्ट तो आप टीए के लिए भी फिल कर दिया, आपने सिर्फ टीए के लिए फिल किया है तो आपको कोई भी पैनल में भेज सकते हैं क्योंकि वो डिसाइडेड नहीं रहता है कि स्टूडेंट कौन सा टॉपिक लेना चाहता है, लेकिन टीए के साथ आपने टीएपी और एफए के अगर सिलेक्ट कर लिए तो उस हिसाब से आपको पैनल डिफरेंट डिफरेंट इसमें भेजते हैं। और पैनल के पास जाने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको पता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप वो जो प्रेफ़रेंस है चूज़ करने से पहले ध्यान दीजिए क्योंकि वही जिस टॉपिक में एक्सपर्ट है उन लोगों के पास आपको भेजा जाएगा और आप वहाँ पे जाने के बाद अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रीति, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि केमिकल डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में एक बाइफर्केशन है कि यहाँ पर टिपिकली जो रिसर्च एरियाज हैं ऑन अ ब्रॉडर स्केल दो एरियाज में डिवाइडेड है। वन इज समथिंग रिलेटेड टू द बायो मॉलिक्यूलर हाँ, बायोकेमिस्ट्री बायो बेस्ड, देन देयर इज इंजीनियरिंग बेस्ड। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आपका एरिया कहीं बायो रिलेटेड से मैच तो नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो आपको उन पैनल्स में भेजा जाएगा जहाँ पर लोग बायो रिलेटेड काम करते हैं। अदरवाइज तो आपको कन्वेंशनल केमिकल इंजीनियरिंग जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर सस्टेनेबिलिटी हो गया, एनर्जी हो गया, कंट्रोल हो गया, फिर आपको वो पैनल्स अलॉट होंगे। प्रीति। हाँ, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी सेम वैसे ही होता है रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी, उसमें भी आपको चूज़ करने को मिलेगा, आप बायो हो या नॉन बायो हो, तो उस हिसाब से आपको एक तो फर्स्ट थिंग मैथ का तो कंपल्सरी रहेगा और सेकंड आपको बायो और नॉन बायो ऐसे चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने बायो चूज़ किया है तो फिर आपको जब इंटरव्यू होगा वो टाइम पे भी आपको बायो रिलेटेड टॉपिक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि आपका रिटन टेस्ट उस हिसाब से ही करेक्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये तो पैनल का हो गया। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि फर्स्टली आपको कंफर्टेबल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसके लिए तो बहुत सारे आंसर है। तो आप जब भी आप ये क्वेश्चन का आंसर देते हो तो वो टाइम पे मोस्टली ये सोचना है आपको कि आप कैसे दे रहे हो, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। तो पहले तो आप अपना नाम बताओगे और उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ये सब चीजें बताओगे, और उसके बाद जब एंड में आप ये बताओगे कि पीएचडी क्यों करना चाहते हो और कौन से टॉपिक पे करना चाहते हो, मीन्स इंटरेस्टेड टॉपिक जो भी होगा उस बारे में आप बता सकते हो। तो जो आप बोलोगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, वो उसको ही फॉरवर्ड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ ऐड करना चाह रहे हो विक्रम? टिपिकली आपका जो प्रीति ने बोला कि आपको जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपके इंट्रोडक्शन में ये लगना चाहिए कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, कि हाँ आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और यू आर वेरी मच इनटू द पीएचडी। और वो आपके इंट्रोडक्शन में ऐसे झलकना चाहिए कि जैसे आप इंट्रोड्यूस करते करते आपको ये बताना चाहिए कि आपको इस एरिया में मुझे इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी है कि मैं इसमें ये कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, या मैं नया कुछ बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, या नया मैं अपना कुछ इम्पार्ट करना चाह रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ये आपके इंट्रोडक्शन में पार्ट होना चाहिए। बिकॉज उसी के बाद वो रियली क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि हाँ कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं कि आप बस आप कहने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका ये ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप नहीं सर ऐसा आई वांट टू, ये वो नहीं चलेगा। और टिपिकली वो ऐसे जज करते हैं कि जब आपने और जो आपने पिछले अपने रिसर्च में काम किया, जैसे आपका अगर बीटेक प्रोजेक्ट हो गया या मास्टर्स प्रोजेक्ट हो गया, तो उससे आपको ऐसा ऐसा क्या आपको इंसाइट मिला कि जिसने आपको रिसर्च की तरफ पुश किया। और टिपिकली फिर वो आपका जो इंटरव्यू है वो आपके और रिसर्च इंटरेस्ट से फिर आपके मास्टर्स प्रोजेक्ट या अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट पे चला जाता है, और वो आपको एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। प्रीति। हाँ, तो जैसे विक्रम ने बोला कि हम जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले तो खुद का नाम बताते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बताना है तो आप बता भी सकते हो। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए होता है कि वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब डरे हुए रहते हैं जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ इसीलिए पूछते हैं कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और आप जो भी बोलोगे उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप आपका नाम बताओगे, आप कहाँ से आए हो, ये सब बताने के बाद जब आप बोलोगे कि आई हैव डन बीटेक फ्रॉम दिस एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट टॉपिक, ये सब बताना है, या बीएससी किया है तो आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो वो बता सकते हैं। फिर एमटेक और एमएससी का प्रोजेक्ट जो भी किया है वो आप डिटेल में बता सकते हैं। इवन उसके बाद आपका अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पे, या फिर आपने कहीं पे जेआरएफ करके ज्वाइन किया है, या फिर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग की है, या फिर कोई भी क्लासेस किए हैं, तो आप ये बिंदास बता सकते हो, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाता है कि ये आदमी मीन्स कैंडिडेट जो है वो सुटेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर अगर आपको सेम एरिया जो एमटेक में किया है या फिर एमएससी में किया है उसी में आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप ये भी बता सकते हो। अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप इसमें इस एरिया में अगर मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकता हूँ, तो आप उस एरिया के बारे में भी बता सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट टॉपिक तो अगर आपका टीए है तो वो आपको 6 महीने बाद ही सिलेक्ट करना है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप कुछ भी बोल सकते हो कि आपका ये टॉपिक है, आप इसमें कंफर्टेबल है और उसके आंसर आप दे सकते हो, वही टॉपिक पे आपको बात करनी है। और इसमें ये भी होता है कि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके ऊपर रहता है कि आप आपका इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो जब आप बोलोगे कि मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक, अब मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट टॉपिक माइक्रोबियल फ्यूल सेल था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे ही चला था। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैंने टीचिंग की है, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी था 3 इयर्स एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ाए थे, क्या नहीं पढ़ाए थे, वो सारे मेरे इसमें वो कैसे गया था कि मुझे एमटेक का प्रोजेक्ट पूछा था, फिर मैंने कौन-सा टीचिंग किया, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है, इसके ऊपर मेरा पूरा इंटरव्यू गया था।
तो विक्रम, तुम्हारा इंटरव्यू कैसे था वो भी आप बता दो। सबसे पहले प्रीति ने जो बोला मैं इसको कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो जो पैनल रहता है वो सबसे पहले आपकी एक क्वालिटी एक्सप्लोर करते हैं, वो है क्यूरियोसिटी। आपने ऑब्वियस सी बात, आप किसी गाइड के साथ किसी ने काम किया होगा और हर एक गाइड का एक वो पर्सपेक्टिव होता है कि हमें प्रोजेक्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन वो जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो वो आपको बहुत क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा आपने ये डायरेक्शन क्यों चूज किया, आपने कुछ और पॉसिबिलिटी क्यों एक्सप्लोर नहीं करी, और वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं करे तो उसके क्या रीजंस थे। तो आपको ये हर चीज पता होनी चाहिए। एक चीज होता है कि ठीक है आपने जो जो किया वो सब ठीक है, वो हर किसी को पता ही होता है। जो आप ऑलमोस्ट 1.5 साल से काम कर रहे हो आपको उसकी क्लैरिटी रहती है। लेकिन अगर आप उस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पीएचडी ओवरऑल रिसर्च होता है। आपको हर एक पहलू को देखना पड़ता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ। अगर आप जब भी आईआईटी बॉम्बे में खासकर प्रिपेयर कर रहे हो और खासकर यहाँ पर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस रहता है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आप कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर नहीं करवा रहे, विच इज फाइन, बिकॉज ऑलमोस्ट एक गैप हो जाता है, आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर ये आपने मेथोडोलॉजी फॉलो करी है तो ये क्यों फॉलो करी है, आपने कुछ और मेथोडोलॉजी फॉलो क्यों नहीं करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी कभी होता है कि हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का क्वेश्चन है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में, लाइक जैसे मैं इंटरव्यू गया कि पहला वो जैसे प्रीति ने बताया इंट्रोडक्शन किया, वो सब थोड़ा बहुत फॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने मास्टर्स में, जैसे मैं मास्टर्स आपने कहाँ से किया, फिर आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट क्या था, फिर आपको अपने मास्टर्स के प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है अपने मास्टर्स के प्रोजेक्ट में या फिर आपका जो, अगर आप बीटेक से तो आपको बीटेक के प्रोजेक्ट में आपका मोटिवेशन क्या है कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों लिया। और आप, क्योंकि रिसर्च हमेशा हम एक गैप को फुलफिल करने के लिए करते हैं, तो वो गैप क्या है और वो आप किस तरीके से उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं, ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे रिसर्च, आप एक इंटरव्यू में अच्छे तरह से आंसर कर पाएंगे। बिकॉज अदरवाइज आप बस यू जस्ट फॉलोइंग अ टिपिकल प्रोसीजर। तो वो क्यूरियोसिटी बेस्ड कि आपको हर एक पहलू का पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। आपने जो भी किया उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए और आपके उस पर पैरेलल आंसर्स भी होने चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो ये इसलिए किया है, वो किया तो मैंने वो इसलिए किया है। एंड फिर वो ग्रेजुअली आपके प्रोजेक्ट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ ही चलता जाता है। वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, फिर आपका मोटिवेशन पूछेंगे, आपका मैथोडोलॉजी पूछेंगे, मैथोडोलॉजी में आपने क्या किया, फिर आपके रिजल्ट्स आए, फिर आपको वो रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। फिर फाइनली वो पूछेंगे आपके जो आपने क्या कंक्लूड किया आपकी रिसर्च 1 साल या 1.5 साल के रिसर्च के बाद। फिर आपका जो रिसर्च जो कंक्लूजन वो आपके रिसर्च गैप को कैसे फुलफिल किए, ये पूरा कंप्लीट साइकिल फिल होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। अगर वो वहां पर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई एनोमली आ रही है कि नहीं, आपके कंक्लूजन ठीक है लेकिन जो आपके गैप थे वो आप नहीं फुलफिल हो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते तो आपको बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा होता है 1-1.5 साल में आप शायद से उतना कंप्लीट ना कर पाए अपने गैप्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको जो भी कर रहे हैं, आप जो भी आपने अपने रिसर्च किया उसकी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। आप प्रीति। हाँ, तो मोस्टली जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके लिए आपको खुद के बारे में बताना है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है और फिर आपका पीएचडी करने का मोटिवेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब चीजें आपको डिटेल में बतानी है क्योंकि उस हिसाब से आपका इंटरव्यू आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू पीएचडी। ठीक है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन का आंसर तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्यों करना है। जैसे मेरा था कि मैंने एकेडमिक्स से आई थी तो मुझे ऐसे था कि पीएचडी करने के लिए तो एकेडमिक्स में अगर मुझे रहना है इन फ्यूचर तो मुझे पीएचडी करना मैंडेटरी ही हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आंसर दिया था कि मुझे एकेडमिक्स में ही मेरा करियर आगे बढ़ाना है, इसीलिए मुझे पीएचडी करना मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा नॉलेज भी मुझे बढ़ाना है। तो ऐसे-वैसे आंसर आपको देने हैं जब भी आप आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू डू अ पीएचडी? सो विक्रम, तुम्हें कुछ ऐड करना है? और इसका अगला पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो अकेडमिया में नहीं जाना चाहते, जैसे मुझे इंडस्ट्री में जाना है लेकिन इंडस्ट्रियल आर&डी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट आई शुड हैव अ पीएचडी। तो मुझे इंडस्ट्रियल आर&डी के लिए मुझे पीएचडी चाहिए, इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि उनको जैसा रहता है कि नहीं ठीक है, जस्ट वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई कुछ लोग रहते हैं जैसे वो स्पॉन्सर भी रहते हैं,
जो पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है, उनका इंस्टीट्यूट उनको प्रोजेक्ट के लिए बोलता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, आप इस पर रिसर्च करिए। तो एक वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप एक टिपिकल एक ऑलरेडी आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर मैं इन कंक्लूजन समराइज करूं जो प्रीति ने बोला कि फर्स्ट जो कि एकेडमिया में जाना है तो नाउ इट इज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पीएचडी, तो आपको इसलिए पीएचडी आप एक वो आंसर हो गया। दूसरा, आप इंडस्ट्रियल आर&डी में जाना चाहते हो, उसके लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज पीएचडी। थर्ड थिंग इज दैट कि आप पहले से किसी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के पास एक प्रॉब्लम है जो वो इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो वो आपको स्पॉन्सर करता है। तो ये भी बोल सकते हैं बिकॉज मेरा इंस्टीट्यूट मुझे स्पॉन्सर कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। प्रीति। हाँ, तो इसमें और एक आप बोल सकते हो कि मैं एमटेक कर रहा था तो या फिर एमएससी कर रहा था, जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसके इसमें मुझे ऐसे लगा कि मुझे और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, तो और एनहांस करने के लिए मुझे पीएचडी करना अच्छा लगेगा, ये सब आप बोल सकते हो। तो मोस्टली ये क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसे देना है कि आपको अ, मीन्स उनको समझना चाहिए कि सच में ये कैंडिडेट जेन्युइन है, उसको पीएचडी करना है। नहीं तो अगर आपने ऐसे आंसर दिया कि हाँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो वो टाइम पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली देना है कि आपको क्यों करना है। इसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका जो भी इंटरव्यू होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सच में सीरियस रहेंगे या फिर पहले ही आपका मीन्स वो आपसे डिमोटिवेट होके छोड़ देंगे कि जाने दो, ये कैंडिडेट को हमें सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो हम इसको ऐसे ही फालतू क्वेश्चन पूछ के टाइम पास करा के छोड़ देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए पीएचडी करने के लिए कि वो आगे क्वेश्चन पूछे और आपको पहले से ही कंसीडर करना स्टार्ट कर दे। नहीं तो ऐसे होगा कि सेकंड क्वेश्चन में ही उन्होंने आपसे होप छोड़ दी, आपको कंसीडर करना ही नहीं चाहते, तो आगे के क्वेश्चन को कोई आपने कितना भी अच्छा दिया तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीएचडी क्यों करना है। मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा क्योंकि बस मैं कुछ एक जनरल स्टेटमेंट बोलूंगा कि वो प्रोफेसर से उनका काम है बच्चों को इवेल्युएट करना, तो हाँ, आप ब्लफ नहीं कर सकते उनके सामने। ठीक है, वो सालों से यही करते आ रहे हैं, वो साल में 2-3 बार इंटरव्यूज लेते हैं, उनका काम है इंटरव्यू लेना है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट आंसर दीजिए, और अगर आप सच में क्यूरियस हैं अबाउट पीएचडी तो अब डरने की कोई बात नहीं है, आपके आंसर्स ऑनेस्ट ही होंगे। लेकिन अगर आप हुँ, कि नहीं मैं ऐसा बोल लूंगा, मैं वैसा बोल दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। हाँ। आपको ऑनेस्टली कॉन्फिडेंट आंसर करना पड़ेगा कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं, यू विल बी गेट सिलेक्टेड, तो उसका कुछ हुआ। लेकिन डोंट ब्लफ कि नहीं मैं कुछ भी बोल के काम चला लूंगा, तो वो वैसे नहीं चलेगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन मीन्स बाकी तो क्वेश्चन ऐसे आएँगे कि आपने इसका आंसर दे दिया तो वो फिर आपके रिसर्च बैकग्राउंड एमटेक का प्रोजेक्ट बीटेक का प्रोजेक्ट उसके बारे में डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इसमें क्या किया था, व्हाट इज़ योर टॉपिक? तो टॉपिक के बारे में डिटेल्स आपको पूछेंगे। फिर टॉपिक के बाद बोलने के बाद आपको बोलेंगे व्हिच मेथोडोलॉजी यू हैव यूज्ड, तो आपको मेथड बताना पड़ेगा। फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया था, सिमुलेशन किया था, उसमें क्या रिजल्ट आया और उसका आउटपुट क्या था और जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो आपके फुलफिल हुए या नहीं हुए हैं, वो सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन अराइज़ होंगे। अगर उसमें भी आप जहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसका आंसर अगर व्हाय क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे नहीं किया, तो आपको वो डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसे है ना कि डिग करते हैं क्वेश्चन कि अगर मैंने पूछ लिया कि मैंने रिसर्च डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल में किया, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड तो मुझे पता ही नहीं है, कंट्रोल भी मुझे पता नहीं है। मैंने बोल दिया कि मैंने ऐसे मेथोडोलॉजी यूज़ की है या फिर मैंने मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल यूज़ किया है, तो ये क्या होता है? ये मुझे पता ही नहीं है। तो और मैंने बता दिया कि मैंने यूज़ किया है करके, तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कोई बोलेगा कि मैंने पीआई कंट्रोलर यूज़ किया है, तो पीआई क्या होता है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, इसका बस मुझे लॉन्ग फॉर्म पता है, लेकिन इसका फ़ॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है, वो मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे डिग करते हैं क्वेश्चन, तो वो टाइम पे भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो उसका नाम नहीं लेने का और पता है, तो आप बता सकते हो डिटेल में। मैं इस पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा।
इंटरव्यू में हम एज अ स्टूडेंट हमको ये लगता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो शायद से पैनल वाले ज्यादा खुश हो जाएंगे, इसे बहुत पता है। वो ज्यादा नहीं सुनना चाहते हैं पैनलिस्ट, वो सिर्फ ब्रीफ और क्रिस्प सुनना चाहते हैं कि आपने ये तो ये, अगर आपने ये बोला तो उसको, और आप बस वही बोलिए जो आपको पता है, आप जो आप प्रिपेयर करके आए। आप सिर्फ अपना नॉलेज दिखाने के लिए मैं कि मैं 2-3 फैंसी वर्ड डाल दूं तो वो वही वर्ड्स पकड़ेंगे जो फैंसी वाले वर्ड्स, और वो फिर उसी से डिग इन करना चालू करेंगे जैसे प्रीति ने बोला। फिर अगर वहां पे अगर आप डिफेंड नहीं कर पाए तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ कॉम्प्लेक्स बोलूं, कुछ ऐसा बोलूं जिससे मेरा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। वो इट इज नॉट अबाउट इंप्रेशन। आप सिंपल बोलिए और उसको डिफेंड करिए, बस दैट इज द की। और फिर उसमें भी ऐसे होता है कि क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आएँगे, फिर उन आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? इसके बाद भी वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? फिर वो सब्जेक्ट में घुस जाएँगे, तो उसके ऊपर भी आपको ये डिपेंड करना है कि आपको जो भी इसमें आप सच में अच्छे हो, वो सब्जेक्ट के नाम बताने हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि हाँ, मुझे सभी सब्जेक्ट के बारे में आता है, आप कुछ भी पूछ लो, तो फिर वो कुछ भी पूछेंगे तो फिर आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे डिफेंड कर सको, ऐसे ही सब्जेक्ट चूज़ करना। और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मुझे सबका थोड़ा-थोड़ा बेसिक्स आता है, ऐसे बोल सकते हो बट आई एम गुड एट दिस सब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हो। कुछ बाकी ऐड मैं कर इस पे ऐड करना चाहूंगा कि खासकर आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में वो आपसे दो दो जैसे प्रीति ने बोला कि आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो तो आपको प्रिपेयर करने ही करना है। वो भी कोर केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होंगे। टिपिकली अगर आप कभी कभी कुछ एक प्रोफेसर जस्ट टू फॉर रिलैक्स करने के लिए माहौल को, आपने आपने 2 कोर्स बोले, वो थर्ड कोर्स ही पूछ सकते हैं जस्ट टू ईज आउट यू। आपने बोला मुझे थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर ही बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं हीट ट्रांसफर से हम आपको नहीं पूछेंगे, आप कुछ और कोर्स चूज करिए। तो बेटर ये होगा कि आप एटलीस्ट एक ऑप्शन भी तैयार करके रखिए। अगर फैकल्टी ने रिजेक्ट कर दिया, वैसे वो नहीं करते, वो टिपिकली आपके डिसीजन को, आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अगर आप इफ दे आर इंटरेस्टेड कि नहीं आपको बहुत पता है, चलो थोड़ा और इसके नॉलेज को चेक करते हैं, तो वो दे कैन ऑल्सो गो फॉर अ थर्ड कोर्स। वो भी आप एक प्रिपेयर करके रख सकते हैं। एंड वन थिंग, आप मैथ को अच्छे से करिए। यहाँ पे प्रोफेसर्स को मैथ में क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। आप वो केमिकल इंजीनियरिंग का ठीक है, हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर वो आपका प्रिपेयर कर, लेकिन अल्टीमेटली आप क्योंकि इंजीनियरिंग में रिसर्च करने जा रहे हो, तो बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग फिजिबल ही नहीं है। और मैथमेटिक्स में भी जो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, और इन जनरल मुझे लगता है हर आईआईटी में ही पूछते होंगे, खासकर वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि कुछ प्रिपेयर करें ना करें मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे। प्रीति। हाँ, और इसमें आप अगर आपने बोल दिया कि मुझे सिमुलेशन में प्रोजेक्ट करना है या थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट करना है, या फिर मैंने मेरे मास्टर में जब जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाले हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने मैटलैब में किया है, तो वो अगर आपने बोल दिया उनको कि मुझे मैटलैब आता है, तो वो सोचते हैं कि आप प्रो हो उसमें, प्रो भी नहीं हो तो भी एटलीस्ट बेसिक्स तो भी आपको मैटलैब के आते होंगे। तो वो एटलीस्ट आपको एक आध बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन अ कोड। तो आपको पेन और पेपर या फिर ब्लैक बोर्ड पे आपको कोड लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैंने एक प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्ट किया था टीएपी के लिए, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन टीए था और सेकंड मेरा टीएपी था। तो मुझे ऐसे पैनल में भेजा था कि जहाँ पे कोड लिखना था। तो मैं जो सर थे जिनका टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था वो वहाँ पे बैठे थे, तो उनका सीएफडी के रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने मेरे बीटेक के टाइम पे मैटलैब पे कोडिंग की है, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैटलैब के रिलेटेड था। तो उन्होंने मुझे एक बेसिक का कोड बोला था करने के लिए, तो वो मैंने कर लिया था। तो आपको अगर करना मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि मैंने मैटलैब में किया है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बोलना है, कोई भी कैट का रहेगा या फिर सिमुलिंक का रहेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो पूछेंगे कोड लिखने के लिए बोलेंगे तो आप आंसरेबल होने चाहिए। तभी आप बोलो कि हाँ, मैंने मॉडलिंग में, सिमुलेशन में मुझे करना है। तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चंस वैसे ही फॉरवर्ड हो जाएँगे। वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। प्रीति, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली इसकी 2 वजह होती हैं, जैसे प्रीति ने बताया कि वो इंटरव्यू में आपके पूछते हैं वो
कि आपको क्या स्किल लिया था। तो पहली वजह ये होती है कि चूँकि आप मास्टर्स करके आते हैं, तो कुछ एक स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि वो किसी की हेल्प से उन्होंने कोड बनवाया हो या किसी की हेल्प से सिमुलेशन किया, तो दे जस्ट वांट टू चेक कि जो भी किया है वो आपने खुद ही किया है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग ये होता है कि वो बस ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको पहले से आता तो आप कितना जल्दी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, आप लिटरेचर सर्वे भी कर रहे हो, आपको नहीं आता तो आपको फंडामेंटल्स डेवलप करने में टूल का या किसी सॉफ्टवेयर का या किसी एक्सपेरिमेंट का, तो आपका बेसिक्स डेवलप करने में आपका बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर आप जो अपना अपना एक्चुअल रिसर्च का जो काम वो चालू करना चाहते हो, उसमें थोड़ा-सा डिले हो जाता है। वो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक और चीज़ है जो प्रोफेसर्स जो इंटरव्यू पूछते हैं कि समटाइम्स के वो प्रेफ़रेंस पूछते हैं कि अच्छा, इन द सेंस के लेट अस से आपने पहले सिमुलेशन किया है, तो आर यू कंफर्टेबल इन एक्सपेरिमेंट्स? अगर मान लो कोई प्रोफेसर है, उसका आपका नॉलेज वो आपकी नॉलेज थोड़ा इम्प्रेस हुआ है, बट वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एरिया में काम करता है। अगर आप सिमुलेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में काम करता है, पर उसे आपका नॉलेज अच्छा लगता है, तो वो पूछता है कि आर यू कंफर्टेबल इन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर सिमुलेशंस? और अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आर यू कंफर्टेबल इन सिमुलेशंस? लेकिन अगर आपको उनका रिसर्च एरिया अच्छा लग रहा है, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ to answer confidently कि नहीं, if given an opportunity you will be able to learn skills as soon as possible and you will start delivering as early as possible। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रह के बोलिए कि हाँ, यू आर ऑलवेज रेडी, इफ गिवन टाइम यू विल डिलीवर। प्रीति। हाँ, तो ये तो आपको ये हो गया कि व्हाट डू यू वांट टू डू पीएचडी, ये क्वेश्चन एक हो गया कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, वो भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसका आंसर विक्रम पहले आप दीजिए। मेरे मेरे वीकनेसेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आंसर दूंगा। सो अल्टीमेटली मैं आपको एक देखिए, पीएचडी एक जर्नी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टेम्परामेंट रखना पड़ता है। तो वो जो पैनल आपसे वो ये सुनना चाहता है कि दे नो कि पीएचडी का क्या स्ट्रेस लेवल है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप ये सुनना चाहते हैं कि क्या आप आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, और क्या वो आप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हो जो पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समटाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट इज पेशेंस, बिकॉज 4 साल 5 साल आप एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं। फिर टेम्परमेंट होना चाहिए, रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, वो होना चाहिए। देन क्यूरियोसिटी इन द सेंस कि अगर आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, तो आप क्या वो एनालिसिस कर पा रहे हो। ठीक है। सेकंड थिंग, वो फोर्थ आई डोंट नंबर क्या है, वो ये सुनना चाहते हैं कि आर यू गुड एट लर्निंग न्यू थिंग्स, बिकॉज जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, समटाइम्स आपको एनालिटिकल टूल सीखना पड़ेंगे, आपको कोई राइटिंग प्लेटफॉर्म सीखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो उनको लगना चाहिए कि आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी का वो ट्रेट है कि आप नई चीजें सीख सकती है। सब मैं एक्चुअली स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। वीकनेसेस भी आपको ऐसे बतानी, वो स्ट्रेंथ ही लगेगा। अगर आप सीधा बोलोगे वीकनेस है तो वो बोलेंगे क्या यार ये आदमी कैसा है। तो वो भी आपको ऐसे बताना है कि सर वो ठीक है, मतलब समटाइम्स आई गिव टू मच टाइम टू समथिंग। वो भी लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा टाइम दे रहा है, मतलब वो भी अच्छी क्वालिटी है कि अगर रिसर्च के लिए टाइम दे रहा है तो कुछ टाइम है। ठीक है। देन आई ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ आई प्रैक्टिस अ लॉट, इवन इफ आई एम फेलिंग आई प्रैक्टिस अ लॉट इन समथिंग अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ इस तरीके से आपको बोलना कि वीकनेस भी स्ट्रेंथ ही लगे। टचिंग टू द पीएचडी साइड, तो मोस्टली अगर आपको ये बोलना है वहाँ पे कि पेशेंस, टेम्परामेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स, हैंडलिंग प्रेशर, ये 4-5 में आपका काम हो जाएगा, जो मुझे लगता है। प्रीति। हाँ, तो मोस्टली आपको स्ट्रेंथ में ऐसे बोलना है कि मैं जल्दी चीज़ें सीख लेता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जल्दी सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेता हूँ। मुझे अच्छी मीन्स लर्न करना बहुत अच्छा लगता है। और वीकनेस में ऐसे है कि अगर ट्रूथफुल रहना है आपको, जो भी वीकनेस बोल रहे हैं कि बोल सकते हो कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन वो मैं ओवरकम भी कर लेता हूँ, या फिर मुझे गुस्सा जल्दी आता है लेकिन मैं शांत भी जल्दी हो जाता हूँ। ऐसे टाइप का मीन्स आपको ऐसे बोलना है कि वीकनेस बता भी रहे हो और उसको ओवरकम भी कर रहे हो। तो नाइस, गुड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मीन्स आप वीकनेस बोल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसे नहीं बताना है। कि ऐसे बोलना है कि जो भी आप वीकनेस बोल रहे हो उसको ओवरकम कितने जल्दी कर रहे हो,
जैसे ऐसे बोल सकते हो कि मुझे फ्रेंडशिप करना लोगों से अच्छा लगता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी किसी ने धोखा दिया तो मुझे गुस्सा भी आता है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन मैं भूल भी जल्दी जाता हूँ और मैं ओवरकम करके मैं आगे भी फॉरवर्ड बढ़ जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है। ये मैं सॉरी प्रीति, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ। ये मुझे आपका ये फ्रेंडशिप वाला पॉइंट अच्छा लगा, बिकॉज़ क्या होता है जब आप पीएचडी करते हो तो आपको आपके सुपरवाइज़र को भी हर चीज़ नहीं पता होती। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप भी दूसरे लैब्स में जाओ या अपने फ्रेंड से बात करो, कोई स्किल है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई लाइन ऑफ कोड है या फिर कोई मटेरियल है या कोई केमिकल है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, वो आपको सीखनी है। वो आप तभी सीख पाओगे जब आप दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे। तो पीएचडी में फ्रेंड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉलेज एक्सचेंज ऑल्सो। दूसरा समटाइम्स जो दूसरा आपने बोला कि गुस्सा आता है लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता हूँ, वो भी इसलिए अच्छा है कि नॉर्मली आपको काम करना है। कभी कभी शायद से आपके और गाइड के बीच में थोड़े से कभी कभी थोड़ा सा मोमेंट ऐसा आता है जहाँ थोड़ा हीटेड तो नहीं है बट थोड़ा सा कन्फ्रंटिंग सिचुएशन या फिर अपोजिंग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा लगता है ये मेरे गाइड समझ नहीं रहा है। लेकिन फिर आप जब वापस जाते हो, ठंडे हो जाते हो, फिर से अच्छे मूड के साथ फिर से अपने गाइड के पास आते हो, देन यू डिस्कस कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। तो ये क्वालिटी भी बहुत जरूरी है और ये बोलना भी चाहिए वहाँ पे। प्रीति। हाँ, तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में भी आपको ध्यान देना है और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। फिर आपको ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान इन योर करियर? तो वो भी आपको ऐसे ऐसे बताना है कि आप वो आपके पीएचडी की जर्नी को रिलेट करे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो वो ऐसे मोटिवेशन होना चाहिए कि वो फ्यूचर में जाने के लिए मुझे पीएचडी करना कितना मैंडेटरी है। तो उस हिसाब से आपको जाना है। विक्रम कुछ बोलना चाहोगे? वो मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सो टिपिकली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो टिपिकली 2 या 3 जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ कि आप फैकल्टी बनना चाहते हो, दूसरा आप क्या कहते हैं आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तीसरा क्या होता है कि कुछ एक लोग बाहर, अब चूँकि इन्होंने अपना पीएचडी इंडिया में ही किया, चूँकि आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू जस्ट वांट टू हैव अ फ्लेवर ऑफ फॉरेन रिसर्च कि आप बाहर से कि आप समटाइम्स क्यूरियस होते हैं कि मुझे बाहर भी रिसर्च करने जाना है। तो आप यू कैन ऑलवेज से कि मैं बाहर जाके पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, बाहर का रिसर्च एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ कि बाहर हाउ आउटसाइड ऑफ इंडिया हाउ दे अप्रोच अ प्रॉब्लम, हाउ दे गिव अ सॉल्यूशन। समटाइम्स आप कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं, आफ्टर गेटिंग अ पोस्टडॉक दे जस्ट वांट टू वर्क 2 or 3 years इन सम फॉरेन कंपनी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्यूचर एंडेवर्स में कि आफ्टर पीएचडी आप क्या आपका फ्यूचर प्लान है। प्रीति। हाँ, तो ऐसे टाइप के तो क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएँगे और आपको ऐसे बताना है कि आपका फ्यूचर का जो भी प्लान है वो रिलेटेड टू योर पीएचडी जर्नी है। जो रिसर्च एरिया आप करना चाहते हो उस हिसाब से आपका फ्यूचर प्लान आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हो और वो पीएचडी से कोई रिलेशन नहीं है। तो उनको ऐसे लगेगा कि आप जो पीएचडी कर रहे हो वो जस्ट एडमिशन करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो भी लिंक होगा आपका फ्यूचर प्लान का वो पीएचडी के साथ लिंक होना चाहिए, आपके रिसर्च के साथ लिंक होना चाहिए, तो ये वो आपको कंसीडर करना सोच सकते हैं। और फिर वो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट में कि आपको हमें कुछ पूछना है क्या? तो ये टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि सच में आप मीन्स इंटरेस्टेड हो अ, यहाँ पे पीएचडी करने के लिए, हम लोग के अंडर पीएचडी करने के लिए, उसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आपको हमसे कुछ क्वेश्चन है क्या? तो वो टाइम पे आप यही आंसर देना है कि आपका यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है या फिर पीएचडी की रिसर्च एरिया क्या है, कैसे होता है? ये सब क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐड करना है? तो मैं तो 2 सेक्शंस में इसको डिस्कस करना चाहूँगा। वन इज़ एकेडमिक, अनदर इज़ नॉन एकेडमिक। सो एकेडमिक में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेट अस से आप आपका जो रिसर्च एरिया, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च एरिया है, तो उसके रिगार्डिंग आप फैसिलिटीज़ पूछ सकते हैं कि सर लेट अस से आप किसी मॉलिक्यूलर सिमुलेशन में या फिर रिएक्शन इंजीनियरिंग में आप करना चाह रहे हैं, तो उसके आप क्या-क्या रिसर्च फैसिलिटीज़ है डिपार्टमेंट में, बीईटी है या फिर एक्सआरडी है या फिर जो जो भी इक्विपमेंट आपको लग रहा है या फिर रियोमीटर्स हैं, जो भी आपके रिसर्च एरिया से, ये सब आपको इसलिए बताना है कि आप बहुत क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के बारे में। और आप ये भी अभी आपको ये अब नहीं पता है, लेट्स से आप जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें ऊपर ये ऑलमोस्ट बहुत सुपरफिशियली पता होता है उस डिपार्टमेंट के बारे में, उस एरिया के बारे में।
आप ये पूछ सकते हो कि सर इन रिएक्शन इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, किस किस टाइप का रिसर्च होता है। ब्रीफली यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। दूसरा नॉन एकेडमिक, मुझे लगता है नॉन एकेडमिक ज्यादा पूछना चाहिए आपको, कि जिससे वो आपको इंटरेस्ट बताते कि आप यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हो, कि सर मैसेज कैसे हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, टाइम मिलता है कि नहीं मिलता लैब के बाद बाहर घूमने फिरने का, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो उनको भी लगता है कि हाँ ये बंदा या बंदी रुकना चाह रही है और इंटरेस्टेड है, थोड़ा एंजॉय करना चाह रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उनसे, एंड दे आर हैप्पी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन जो आप उनसे पूछें वो ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि आप क्यूरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। आप इस इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग कुछ भी, सर स्विमिंग पूल है कि नहीं आपके में, एक रैंडम क्वेश्चन जस्ट टू ईज आउट। समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है इंटरव्यू, बहुत ज्यादा क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो एक फनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं। ठीक है, अगर तुझे पूछ सकते हैं सर आपका ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, तो दे विल बी हैप्पी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। दीदी हाँ, मिस इसमें तो ऐसे आपको एकेडमिक से रिलेटेड जो भी जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, और नॉर्मली नॉन एकेडमिक से लेके आप ऐसे पूछ सकते हो कि जब ये मीन्स हम शाम में या फिर तो चिल आउट की कैसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपके पास क्या-क्या इक्विपमेंट है, क्या-क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन हो गए हैं हम लोग को जो भी डिस्कस करने थे। तो हम जो भी स्टूडेंट है उन्होंने ऑनलाइन क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाले हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और किसी को भी और डिस्कस करना है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो। तो फर्स्टली क्वेश्चन था कि प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, तो वो हमने तो ऑलरेडी बता ही दिया है। सोहेल बोल रहा है कि आई हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनएलपी कंप्यूटर विजन। एनएलपी पे विक्रम काम कर रहा है, और इन आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर, आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद। About every time I rejected before interview for my MCA degree. I have no MTech degree. What to do? Suggestion. तो बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि एमसीए डिग्री की वजह से आपको रिजेक्ट करते होंगे, क्योंकि मोस्टली तो कंप्यूटर साइंस में या फिर इवन फॉर दी मैथमेटिक्स, एनएलपी ये तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं। और एमसीए डिग्री तो जैसे उन उन वो तो अपने एडमिशन ब्रोचर में मेंशन ही करते हैं कि एमसीए डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको ऐसे नहीं है कि डिग्री की वजह से आपको कोई रिजेक्ट करेगा। डिग्री तो रीज़न नहीं हो सकता है रिजेक्ट करने का रीज़न दूसरा और कोई हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि डिग्री ही रीज़न होगा। तुम्हें कुछ बोलना है विक्रम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से, क्योंकि नॉर्मली ये तो बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। टिपिकली जैसे प्रीति ने बताया कि डिग्री दे ऑलरेडी मेंशन इन द ब्रोशर कि आपका प्री रिक्विजिट्स क्या है। टिपिकली समटाइम्स होता है कि आप बीसीए के बाद एमसीए कर रहे हैं, पर वो मास्टर एमसीए इज ऑलमोस्ट डू, आपका पहले से अगर 2 डिग्रीज हैं तो शायद से वो उसको इक्विवेलेंट टू बीटेक ही कंसीडर करते हैं, तो वो तो एक रीजन नहीं हो सकता। हाँ, यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर योर एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, आप क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, तो आई गेस नेक्स्ट टाइम आप को सक्सेस मिलेगी, आई होप। हाँ। फिर सौम्या पूछ रही कि सर आई वांट टू परस्यू पीएचडी इन मैथमेटिक्स। माय गेट रैंक इज 1400। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी that how to write SOP and how to prepare for the interview? So actually we have the video on this how to write SOP, so you can watch that. And yes, there is a possibility for rank around 1400, but I don't think so कि IIT बॉम्बे ये रैंक के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। For the engineering, they don't select the student depending on the rank, but I didn't have any idea about mathematics department. बट मुझे नहीं लगता कि वो रैंक के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट में तो रैंक के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी नहीं करते होंगे। प्रीति, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टिपिकली ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उस डिपार्टमेंट में, देन दे माइट कंसिडर, इसका पॉसिबिलिटी बहुत लो है। अदरवाइज जो पीएचडी में सिलेक्शंस होते हैं प्योरली बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट व्हिच दे कंडक्ट इन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, एंड द मेजर जो द
the percentage of the marks which you score in interview is the most dominating part of your selection. अगर आपने सारे क्वेश्चंस आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इंटरव्यू में और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर्स अच्छे से दिया है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गेट स्कोर ठीक है, ठीक, एक जैसे एक इंप्रेशन होता है कि आप ठीक है, आपको यू हैव सम बेसिक्स इन द मैथमेटिक्स, और ऐसा भी हो सकता है शायद से उस वक्त आप इतने प्रिपेयर नहीं थे, बिकॉज रिसर्च इज नॉट इट्स नॉट लाइक 3 घंटे का काम है कि आपने 3 घंटे में एग्जाम दिया और आपका स्कोर आ गया तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। रिसर्च इज मोर अबाउट हैविंग पेशेंस, सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो जो मुझे और शायद से प्रीति भी एग्री करे, तो अगर गेट स्कोर का से है तो बहुत कम से होगा, वो तब होगा जब आपका रिटन टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं है या फिर आपने अपने इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया है, तभी जाके वो गेट स्कोर को प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज गेट स्कोर का इतना कुछ डोमिनेंस नहीं होता। हाँ। प्रीति। और नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत की तरफ से है कि वो पूछ रहा है कि हिंदी या इंग्लिश में किसमें बोले और ज्यादा अच्छा हिंदी हो। तो मोस्टली इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है, हिंदी में तो इंटरव्यू नहीं होता है। जो भी आईआईटी के प्रोफेसर है वो मोस्टली प्रेफर तो इंग्लिश में ही करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो प्रीति इसमें ऐड करना होता है, देखिए टिपिकली अगर आप इंटरव्यू में समटाइम्स क्या होता है कि हम थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान आ जाते हैं, तो आप यू कैन ऑलवेज से कि सर मैं थोड़ा नर्वस हूँ या परेशान हूँ, तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, दे विल अलाउ यू। वो ऐसा कुछ वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे वो कि आप इंग्लिश में बोलिए, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, जैसा आप जिस मोड में आप कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं, लेकिन दे प्रेफर कि आप अच्छी इंग्लिश बोले, बिकॉज आपका मोड ऑफ रिसर्च तो इंग्लिश ही रहेगा। और आप इंग्लिश में अगर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फाइनली आप जब प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट करेंगे, अपने एपीएसएस देंगे, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये है कि अगर आप वीक है तो अभी से थोड़ा काम करना चालू करिए अपनी इंग्लिश पे, तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। गणेश पूछ रहा है हाउ मच टाइम वी हैव टू वर्क इन ए लैब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका रिसर्च एरिया है, एंड व्हेन विल इंक्रीज द जेआरएस स्टाइपेंड। तो पहले तो हम स्टाइपेंड की बात करेंगे। ऐसे तो नोटिफिकेशन आया है, ऐसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक के बढ़ेगा या फिर इस ईयर भी बढ़ सकता है। आई डोंट नो कब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ सकता है इन कमिंग फ्यूचर। और आपका जो क्वेश्चन है हाउ मच टाइम वी हैव टू वर्क इन अ लैब, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लैब में काम करना है। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करता है। कोई प्रोफेसर करता भी होगा लेकिन इतना कोई फोर्स नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम वर्क करना है। जैसे मैं दिन में काम करती हूँ और विक्रम जो है वो नाइट राइडर है, वो रात में ही काम करता है सुबह तक के। वो शाम में आता है और रात भर जो भी जितना भी बीच में टाइम पास वगैरह सब कुछ करके कितना भी टाइम हम काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं है कि हमें ये टाइम पर्टिकुलर टाइम पे काम करना है। आप ऐसे कर सकते हो कि 9 बजे आए, 10 बजे आए, 10 से 5 या फिर 6, 7, 8 या फिर रात में भी काम कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका शेड्यूल कैसे बिताना है। या फिर मोस्टली ऐसे होता है कि जिनका एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो आपको लैब के सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसे होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट का वर्क जो है कोई और बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आपको वो शेड्यूल डिफाइन करना पड़ता है कि तुम अभी कर लो, 2-3 घंटे तुम कर लो, उसके बाद मैं करूँगा। तो वो आपके सिचुएशन के ऊपर, आपके लैब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे और कितना देर तक काम करना है। तुम्हें कुछ ऐड करना है विक्रम? मोस्टली चीज़ प्रीति ने कवर ही कर दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो टिपिकली जैसे प्रीति ने बोला कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका एक एक्सपेक्टेशन रहता है, आप खुद अपने आप एक प्रेशर डालते हैं कि कम से कम मुझे इतना काम तो करना ही करना है। तो टिपिकली होता क्या है कि एंड आप कैसे फिक्स करें कि मैं कितने घंटे काम करूँ, टिपिकली डिपेंड करता है हर एक लैब में, हर एक प्रोफेसर का अपना अपना प्रेफरेंसेस होता है। कि टिपिकली आईआईटी बॉम्बे में वीकली मीटिंग होती है, एक वीक में एक बार जो पर्सनल मीटिंग हम लोग करते हैं। फिर कभी-कभी डिपेंडिंग अपॉन लैब एक ग्रुप मीटिंग भी होती है। तो टिपिकली उसके हिसाब से आप अपना जो भी टास्क मिला है, तो आप पूरा उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे लाइक जैसे मुझे 7 दिन बाद अपने गाइड से मीटिंग करना है, तो वो टास्क जो आपने लिया है या आपके सुपर पीआई ने आपको असाइन किया है, तो आप उस उतने 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर उनको खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी कि हाउ यू कैन फिक्स कि मुझे कितना घंटे काम करना है। लेकिन टिपिकली मैं कहूँगा जो नॉर्मली ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग पेड, हमें कुछ मिल रहा है, वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सैलरी, तो वी आर मोर ऑफ लाइक एन एम्प्लॉय। टिपिकली 8 घंटे तो काम करते ही हैं, तो
बेटर ये हो कि आप भी एक प्लान करके आए कि मैं 8 घंटे तो कम से कम मुझे काम करना ही करना है। हमेशा नहीं हो पाएगा, कभी आप 2 ही घंटे काम कर पाएंगे, रोज कुछ और भी आपको ड्यूटी होगा या कुछ और होगा, कभी कभी आप 8 से ज्यादा भी काम करेंगे। फिर डिपेंड करता है कि आपका कोई एवेल्यूएशन पास आ रहा है तो आप उस वक्त आपका वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है, आपको पेपर सबमिट करना है या आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है तो उस वक्त आपको वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो कभी आप 1-2 दिन चिल मार सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा कम से कम 8 घंटे तो आप काम कर ही सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। हाँ, फिर और एक क्वेश्चन है कि अजय पूछ रहा है कि मैम मेरा गेट स्कोर 1800 है तो मेरा पीएचडी में एडमिशन होगा क्या? आप शॉर्टलिस्ट तो हो जाएँगे, एडमिशन होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिटन टेस्ट और आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो। शॉर्टलिस्टिंग तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई आईआईटी में तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं कि ये आईआईटी में नहीं हो रहा है या फिर आईआईटी में भी हो सकता है, एनआईटीज़ में भी हो सकता है, आइसर भी है, ट्रिपल आईटीज़ है, ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपका कोई तो भी इसमें हो ही जाएगा। हाँ, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा प्रीति। जो फर्स्ट हुँ। फेज़ ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होता है, जब आप एप्लीकेशंस फॉर्म भरते हैं, उनके उसके बेसिस पे जो शॉर्टलिस्टिंग होता है, आई गेस मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं पता, नहीं फिर भी अगर मैं एक एवरेज नंबर थ्रो करूँ, तो समवेयर ऑलमोस्ट 200 एंड 250 के अराउंड, समटाइम वो 300 भी जाता है और डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन वो नंबर इंक्रीज़ भी हो जाता है। तो 250 से 300, साढ़े 300 इतना वो पहली प्री-स्क्रीनिंग में फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद वो 300 250 से 350 तक के फॉर्म वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर एक डिपार्टमेंट के लिए। इवन क्या होता है, आप अगर आप लेटेस्ट से आपको आपके इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है कि आप केमिस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम कर सकते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी में काम कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि नहीं मुझे आईआईटी में, इसी आईआईटी में जाना है या फलाना इंस्टीट्यूट में जाना है, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट कौन सा चलेगा, तो आप बहुत सारे उसी इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा। और टिपिकली पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग में ऑलमोस्ट सबका फॉर्म एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। वो नहीं चाहते कि बिकॉज ऑफ एक चीज या दो चीज की वजह से वो आपको रिजेक्ट करें। टिपिकली इवन वो कंसिडर कर लेते हैं अगर आपको ज्यादा अच्छा हाई स्कोर गेट स्कोर भी नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा और प्रीति भी कह रही है कि वो जो डोमिनेटिंग जो पार्ट होते हैं सिलेक्शन के, इंटरव्यू इज द मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट, देन योर रिटन टेस्ट। प्रीति। हाँ, तो मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि कोई भी आईआईटी जो है ऑलमोस्ट 300 टू 400 स्टूडेंट को ही बुलाते हैं रिटन टेस्ट के लिए और उसके बाद अराउंड 50 टू 70 या 100 लोग ही इंटरव्यू के लिए पास ऑन होते हैं और उसके बाद उसमें भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितना सिलेक्शन करना है उस हिसाब से वो वहाँ से कैंडिडेट चूज़ करते हैं। अगर उनको 20 सिलेक्ट करना है कैंडिडेट को वो तो अराउंड 100 स्टूडेंट को बुलाएँगे इंटरव्यू के लिए और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि रिटन टेस्ट को कितने बुलाएँगे। फिर 500 रिटन टेस्ट को बुलाएँगे, उससे शॉर्टलिस्ट करके 100 को बुलाएँगे, फिर 100 में से 20 चूज़ करेंगे। तो आप कोई भी आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और गेट स्कोर का आप बात कर रहे हो तो मोस्टली तो जो भी फर्स्ट 500 टू 600 रैंक वाले बच्चे होते हैं वो तो ऑलमोस्ट इसमें चले जाते हैं जो क्या बोलते यस यस। नवरत्न कंपनीज में चले जाते हैं तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करते या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको एमटेक ही करना रहता है पीएचडी नहीं करना रहता है तो वो हाईएस्ट रैंक रैंक वाले तो ऑलमोस्टली शॉर्ट हो जाते हैं तो 1400 रैंक 2000 यहाँ पे तो आईआईटीज में तो 3000 6000 वाले भी स्टूडेंट है इवन हम बात करें कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो गेट क्वालिफाई होना भी मैंडेटरी नहीं है अगर उनका एमटेक हुआ है तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपका रैंक होना चाहिए अच्छा तो ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा कोई-कोई आईआईटी शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया लगा लेते हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई-कोई डिपार्टमेंट लगा लेते हैं कि शॉर्टलिस्टिंग ऐसे-ऐसे करेंगे करके। लेकिन मोस्टली तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए रैंक वैंक ऐसे डिसाइड नहीं करते, पूरा एकेडमिक आपका देखा जाता है कि आपने बीटेक में कितना किया है, एमटेक में कितना किया है। आपका अगर अच्छा स्कोर है और अगर आपने गेट का अच्छा स्कोर नहीं भी आया, तो भी वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व कर रहे हो इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे नहीं कि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे और जो पीएचडी है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। सबको पता है कि 4 से 5 साल तो लगने ही वाले हैं।
तो वो वैसे नहीं देखेंगे कि ये बच्चे ने 3 घंटे में कितना स्कोर किया है, वो देखेंगे कि वो फ्यूचर में वो कितना कर सकता है। इसलिए वो आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका एसओपी, आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसको चेक करेंगे, आपने प्रोजेक्ट कैसे किया है उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। कुछ ऐड करना है विक्रम? नहीं प्रीति, तुमने जो भी बोला वो अप्रोप्रिएट है। ओके। बाकी जो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नॉर्मली जो भी आपने काम किया है पहले, आप उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोई फुलफिल कर लेता है। बाकी जो डोमिनेंस रहता है वो टिपिकली आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको अपने कोर्स वर्क वो अच्छे से स्टडी करने, वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको अपना मास्टर्स प्रोजेक्ट, रिसर्च एरिया वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैं जब अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं आपके सिलेक्शंस के, तो बेटर आप खुद अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके बैठे रिसर्च, उसमें कुछ आप खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, और क्यों रीजन। आप अपने ही काम को खुद क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अल्टीमेटली आपने जो भी किया है वो बहुत अच्छे से किया है, आपको बस ऐसे ये वहां पे डिफेंड करना है। वहां पर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे प्रीति ने बोला कि रिसर्च इज अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, इसमें 3 घंटे का एग्जाम पे वो दे डू नॉट डिसाइड, बिकॉज क्या होता है समटाइम विद द टाइम पीपल ग्रो, पीपल लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पास में कुछ मेहनत नहीं करी इसका मतलब फ्यूचर में मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पीएचडी में, PhD is all about accepting a challenge and learning so many things to fulfill that challenge. Okay, to complete that challenge. तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको उस वक्त आपका रैंक अच्छा नहीं था, आपका ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन अभी आप उस माइंडसेट में है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उस चैलेंज को हैंडल करना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए और जो भी आपने किया है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, इन डेप्थ स्टडी करिए उसकी, एंड आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इन डेप्थ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, जो भी आपने काम किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रीति। फिर एक स्टूडेंट पूछ रहा है अजय कि मैम अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाह रही हूँ और एमएससी प्रोजेक्ट डाई एडसॉर्प्शन था। तो बेसिकली तो आप कोई भी रिसर्च एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट माइक्रोबियल फ्यूल सेल था, जो कि माइक्रोबियल में हम कंसिडर ही कर सकते हो कि बायोकेमिकल रिएक्शन से होता है। तो मेरा वो प्रोजेक्ट था और अभी पीएचडी के लिए मेरा प्रोसेस कंट्रोल है, जो कि दोनों भी डिफरेंट डायरेक्शन में है। वेस्ट है तो ये डायरेक्टली वेस्ट हो गया। तो आप कोई भी एरिया चूज कर सकते हो पीएचडी के लिए, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के टाइम पे आप जो भी बोलोगे तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है एमएससी का वो ही बताओगे और उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर आपको वो अच्छे से नहीं आया तो उनको ऐसे लगेगा कि आगे भी आप जो करोगे वो भी आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो वो आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से इसमें ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में किसी में भी आप बाद में कर सकते हो। लेकिन पहले इनिशियली तो आपको जो भी आपका मास्टर का प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उसमें आपने क्या था, आपका मोटिवेशन क्या था, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने फुलफिल किए नहीं किए वो आपको आंसर देने पड़ेंगे। विक्रम तुम्हें कुछ ऐड करना है? क्योंकि पीएचडी खुद एक अपना एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अनसॉल्व प्रॉब्लम, जिसके हम बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये भी कहते हो कि मैं अपना एरिया चेंज करना चाह रहा हूँ, लेट से फ्रॉम व्हाटएवर जो आप कर रहे हो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं, तो देयर इज नो इशू। लेकिन पहला चीज वो इंटरव्यू पहले आपसे पूछे कि आप ये एरिया चेंज क्यों करना चाह रहे हो। समटाइम्स हो कि नहीं कि पहला वाला बहुत डिफिकल्ट था, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कुछ आसान ढूंढ रहा हूँ, तो वो आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो आपको थॉट प्रोसेस वो जानना चाह रहे हैं कि ये अच्छा इस अपना पुराना एरिया छोड़ के नया एरिया में क्यों आना चाह रहा है। अगर समथिंग कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ इंसाइटफुल आप आंसर दे पा रहे कि नहीं सर मुझे ये एरिया, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक्सप्लोर करना है, या फिर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा इस चीज इस एरिया में और इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इसका एप्लीकेशन फ्यूचर में कहीं देख रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं पैनलिस्ट को, देन वो दे विल अलाउ यू, वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और अल्टीमेटली पीएचडी में आप कुछ भी करें, आपको हर चीज हर बार आपको नई चीज सीखनी पड़ती है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो चीजें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा आपको ऐसा क्या मिल गया, आपको ऐसा क्या नया चीज एक्साइटिंग आपने एक्सप्लोर किया, जो भी जिस एरिया में आप बात कर रहे हैं, जिससे आपका मन किया कि नाउ यू शुड चेंज योर रिसर्च एरिया, तो दैट यू विल हैव टू स्पीक इन द इंटरव्यू।
हाँ, फिर यहाँ पे सुशील पूछ रहा है कि my master project is not completed, then what answer do I have due to about my project? Can I bluff about the project? तो नहीं, यू कांट ब्लफ अबाउट योर प्रोजेक्ट। मोस्टली आपने जितना भी किया है, आपको पता ही है कि आप एमटेक परस्यूइंग हो, तो आप वैसे ही एप्लीकेशन में भी लिख रहे होंगे कि मैं एमटेक परस्यूइंग हूँ करके। और जब आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप एमटेक अभी कर ही रहे हैं और जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो आपका अप्रैल या मई के टाइम पे होगा। तो वो टाइम तक के तो आपका प्रोजेक्ट फिनिश होने को ही आया होगा। तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट का और आपने कितना किया है, उतना ही आपको बताना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको डिटेल में पूछेंगे। ऐसे नहीं कि आपको कुछ ब्लफ करना है। जो भी किया है उतना आपको जितना भी किया है आपका करेक्टली बताना है, कुछ भी ब्लफ नहीं करना है। विक्रम, कुछ ऐड करना है? अच्छा प्रीति, ये मतलब रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि रिसर्च रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट को ब्लफ करने की बात कर नहीं, रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करें। देखिए, एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ टास्क व्हिच यू एग्जीक्यूट टुवर्ड्स एंड टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपका एंड वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले तो कुछ एक टास्क तो कंप्लीट हुए होंगे, हाँ, तो उनके कुछ एक रिजल्ट्स तो होंगे। ठीक है, जो जो जितने भी रिजल्ट्स आपके पास हैं आप वो शो कर सकते हैं, एंड वो आपको ऐसा शो करना है कि समहाउ दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलिंग योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ब्लफ मत करिए। हाँ। फिर फिर और एक क्वेश्चन है कि कैसे मास्टर प्रोजेक्ट और अदर प्रोजेक्ट को डिफेंड करेंगे? तो बेसिकली ऐसे है कि आपने मास्टर का प्रोजेक्ट किया है या फिर बैचलर्स का किया है, कोई भी प्रोजेक्ट किया है, अगर आपने खुद ने किया है तो ऑब्वियसली आप कैसे भी उसको डिफेंड करेंगे। अगर आपने खुद ने नहीं किया है तो वो टाइम पे डिफेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको मोस्टली अगर आप जो भी आप टॉपिक बताने वाले हो, जो भी आपने किया है, उसको एटलीस्ट आपको जो भी थीसिस आपने लिखी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए। तो अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके इनसाइड, आउटसाइड सब कुछ आपको देखने हैं कि आपने कैसे किया है, वही टाइप पे आप डिफेंड कर पाओगे, नहीं तो आप ब्लफ नहीं कर सकते हो कोई चीज़ के लिए, तो आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा आपने जो भी किया है। तुम्हें कुछ ऐड करना है? अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा प्रीति। फिर देखिए, टिपिकली जिस पैनल, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने आप जाते हैं, तो देयर इज अ मेथोडोलॉजी कि हाउ यू प्रेजेंट योर रिसर्च वर्क। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की हर चीज नहीं बतानी होती। तो पहले चीज आप हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, आपको प्रोजेक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, सेकंड मोटिवेशन हो गया, फिर आप एक सेट ऑफ मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं कि मैं इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहा हूँ। तो आपको हर एक चीज का क्लैरिटी होना चाहिए। पहला बात, आप ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने को आपका एक स्टेटमेंट है, आप पहले आपका स्टेटमेंट का क्लैरिटी होना चाहिए, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर आप मोटिवेशन बोल रहे हैं तो आप उसका पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। रिसर्च इज अबाउट क्लैरिटी, कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हाँ, उस काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, आपने वो 9 तरीके क्यों नहीं चूज किया, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने जो तरीका चूज किया है वो अलग तरीकों से कैसे बेटर है, तो ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली आपने को उसके बाद आप मैथोडोलॉजी बताएंगे कि ये मेरी मैथोडोलॉजी है, तो आपने ये मैथोडोलॉजी क्यों अडॉप्ट करी, तो इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर आपके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स आपके सिस्टम को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। देन आप जो कंक्लूड कर रहे हैं, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इट इज मोर अबाउट क्लैरिटी, नॉट अबाउट द क्वांटम ऑफ वर्क, कम या ज्यादा। कम भी है तो भी चलेगा, कि आप हर चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। फिर गणेश पूछ रहा है, कैन यू टेल अस अबाउट द डेली रूटीन ऑफ पीएचडी कैंडिडेट? तो रूटीन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे है। अब मैं विक्रम की बात बताऊँ तो विक्रम का रूटीन तो हमारे सर को भी पसंद नहीं है, क्योंकि विक्रम ऐसे है कि सर सुबह आते हैं, 10 बजे आएँगे, 5-6 बजे सर चले जाते हैं। वो टाइम पे विक्रम 6 बजे आता है और उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। तो रूटीन आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके लैब में कैसा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर आपका रूटीन डिपेंड करता है।
मैं 12 बजे के बाद लैब में आती हूँ, फिर 6-7 बजे जितना भी टाइम मुझे अच्छा लगता है करने को वो टाइम तक के मैं लैब में रहती हूँ, काम करती हूँ और बाकी टाइम मैं घर से भी काम करती हूँ। ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अ, आपको कैसे रूटीन फ़ॉलो करना है, आपको नाइट में काम करना है, दिन में काम करना है या फिर 2 बजे के बाद आके 6 बजे तक काम करना है, फिर स्नैक्स करके रात में डिनर करके आके फिर रात के 12 बजे तक काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आईआईटीज़ में 24/7 ओपन रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन-सा रूटीन फ़ॉलो करना है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो आपका काम कैसे करना है। विक्रम तुम्हें कुछ बताना है? मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये हो सकता है कि आपका गाइड आके बोले कि आप सुबह आइए, तो आपको फिर वो सुबह आना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई हाँ, ऑप्शन नहीं है। सेकंड थिंग कि अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, आपको सेटअप्स आपको यूज़ करने हैं, तो समटाइम वो सेटअप के हेल्प के लिए आपको स्टाफ्स लगते हैं। स्टाफ सुबह आता है, वो शाम को नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको सुबह आना पड़ेगा। अगर हाँ, सिमुलेशन का जिनका काम सिमुलेशन का होता है, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो कब काम करना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि नॉर्मली कुछ लोगों को रात में काम बिकॉज़ दे डोंट वांट टू चेंज देयर स्लीप साइकिल बिकॉज़ अगर आप रात में काम कर रहे हैं आपका स्लीप साइकिल चेंज हो जाता है। तो आप उस केस में आप दिन में काम कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है लैब में बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है तो आप यू आर नॉट एबल टू फोकस। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक शेड्यूल होता है, वो उस शेड्यूल में काम करता है एंड आप ये नहीं कर सकते कि इसका बेटर, उसका बेटर। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपके शेड्यूल आपके गाइड को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। बिकॉज़ क्या होता है आपके गाइड आपको बोले कि आप मीटिंग करो, लेकिन आपको शेड्यूल के साथ मीटिंग नहीं कर पा रहे, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि आपका शेड्यूल ऐसा हो कि कभी आप एक बार जैसे लाइक कुछ गाइड बोलते हैं कि एटलीस्ट शो योर फेस टू मी इन द लैब कि आप लैब आते हो। कभी होता है कि बच्चा लैब ही नहीं आ रहा है ना? तो गाइड थोड़ा बोल दे। तो वो डिपेंड करता है कि एटलीस्ट हाँ, कभी आपको मीटिंग करना है तो आप आ सकते हो। बाकी टोटली इट इज़ टोटली योर चॉइस। बस हाँ, कि आपका जो भी शेड्यूल है, आपके गाइड को पता होना चाहिए जिससे अगर उनको कभी मीटिंग करनी हो तो सो दैट दे कैन कॉल यू एंड दे कैन मीट यू इन द लैब। प्रीति। हाँ। फिर एक क्वेश्चन है भारती की तरफ से, प्लीज मैम मेरे को कहीं अच्छी आईआईटी में प्रोजेक्ट मिल सकता है क्या? इंटर्नशिप इन ओल्ड आईआईटी में होगा तो क्या क्योंकि मेरा एमएससी एनआईटी से है बट वो 2020 में कंप्लीट हुआ है। तो हाँ, आपको कोई भी आईआईटी में प्रोजेक्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आप बस अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको कोई भी आईआईटी सिलेक्ट कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है। कोई-कोई तो ऐसे है कि बीटेक भी ऐसे नॉर्मल कॉलेज से किए हुए बंदे भी यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बहुत ही अच्छा रैंक होना चाहिए या फिर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की होनी चाहिए या फिर सॉरी मास्टर किया होना चाहिए या फिर आपने आपका इंटर्नशिप भी आईआईटीज़, एनआईटी से होना चाहिए। तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, वो पूरा के पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि आपने कहाँ से क्या किया और जिसमें भी किया है आप कितना मोटिवेटेड थे और कितना अच्छे से किया है वो पूरा चेक करते हैं। क्योंकि चेक करना इन सेंस कि आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है उस हिसाब से वो चेक करते हैं, उस हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो जब भी एसओपी इसीलिए पूछते हैं कि इन बिटवीन आपने कुछ भी किया रहेगा, जैसे एसओपी में आप अपना खुद का बैकग्राउंड बताते हो, फिर बीटेक का, एमटेक का, फिर या फिर बैचलर्स, मास्टर्स, फिर इन बिटवीन आपने इंटर्नशिप किया वो भी बताते हो और फिर आप प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो, क्यों मोटिवेटेड हो रिसर्च वर्क में, ये सब चीज़ें भी आप बताते हो तो वो पढ़ के आप अगर आप जो भी शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं उनको मोटिवेट हो रहा है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, वो टाइम पे वो शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हैं। तुम्हें कुछ ऐड करना है? हाँ, देखिए इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। पहला कि जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वो ये होगा कि आपका जो भी गैप है वो गैप क्यों है? तो अगर आपको उसको जेन्युइन वजह है तो आप वो बिल्कुल साइड कर सकते हैं। एंड लोग पीपल अंडरस्टैंड कि कभी-कभी ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते, दे आल्सो अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग कि अब आपको उनको ये कन्विंस कराना होगा कि इवन आफ्टर दिस गैप यू हैव दोज़ सुटेबल स्किल्स जिनकी वजह से आप फिर से काम को कंटिन्यू कर सकते हो एंड यू कैन जनरेट और यू कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज से कि नहीं सर, मैं जब गैप भी था स्टिल आई वाज इनटू टच ऑफ एकेडमिक्स, मैं कोर्सेज पढ़ती थी या मैं कुछ ना कुछ रैंडम रिसर्च पढ़ती रहती थी। जिस भी एरिया में आपका एक पर्टिकुलर एक रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट होगा, आप उसी एरिया में आप ऑब्वियसली अप्लाई करोगे।
तो अब यू कैन ऑलवेज से कि सर मैं काम नहीं कर रही, लेकिन आई वाज ऑलवेज इन टच विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैं रिसर्च पेपर पढ़ती थी या ये करती थी, जो भी होता है। अल्टीमेटली आपको उन्हें कन्विंस करना है कि ये गैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इवन आफ्टर दिस गैप यू विल बी एबल टू डिलीवर एज पर द एक्सपेक्टेशंस। हाँ, जैसे मुझे भी क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट आपने एमटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी क्यों नहीं किया, आपने क्यों जॉब किया 2-3 साल। तो जो भी जेन्युइन रीजन था मैंने उनको आंसर किया कि मुझे ऐसे पहले तो एक्सपीरियंस लेना था, उसके बाद पीएचडी करना था। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो कि आपका गैप क्यों था, आपने जॉब किया, इंटर्नशिप किया, या फिर आप घर पे भी बैठे थे। तो आप कुछ भी बता सकते हो कि कोई भी रीजन जो भी होगा, जेन्युइन रीजन आप बता सकते हो। वो सुन लेंगे और आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। उतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं फैकल्टीज, तो आप उनको जेन्युइन रीजन जो भी होगा वो आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्वांटम ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन में पीएचडी का ऑप्शन अच्छा है क्या? तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, क्वांटम ऑप्टिक्स वगैरह। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आई थिंक सो। मैंने सुना है इसके बारे में। तो तुम्हें विक्रम आइडिया है कुछ इसके बारे में? मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूंगा। सो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस एरिया के बारे में। जो भी इस टाइप से जो भी इमर्जिंग रिसर्च एरियाज हैं जो आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड एज फार एज रिसर्च के रिगार्डिंग। बट पॉइंट ये है कि आपको पीएचडी के अधिक इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पीएचडी वर्क करना क्या चाहते हो। इन सब एरिया का स्कोप बाहर बहुत ज्यादा है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आफ्टर डूइंग पीएचडी इन दिस एरिया कि आप बाहर जाकर पोस्ट डॉक करोगे या बाहर की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करोगे, बिकॉज ऐसे एरिया में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम है रिसर्च वाले। एट द मोस्ट आप बस किसी एक 2-3 इंस्टीट्यूट में आप फैकल्टी बन सकते हो, लेकिन उसमें कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अगर आप बाहर पोस्ट डॉक जाकर 5-6 साल 1-2 साल एक्सपीरियंस करो या फिर बाहर आपको कोई सुटेबल प्रोजेक्ट पोजीशन मिल जाए, देन इट इज अ वेरी गुड रिसर्च एरिया एज फार एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर कंसर्न। सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग रिसर्च एरिया। फिर देव मल्ल्या पूछ रही है कि मैम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं, तो कैसे करूँ इसको? तो एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन इसलिए पूछते हैं कि जो भी आपका रिसर्च एरिया आप करना चाहते हो उसमें इन डेप्थ आपको कितना नॉलेज है। तो अगर आपने अगर मैं मेरा टॉपिक ले लूँ कि मेरा मास्टर का माइक्रोबियल फ्यूल सेल था और अभी का मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है। तो मुझे फर्स्टली तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल क्यों करना है, क्या है उसका? तो वो डिटेल्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पहले तो मोटिवेशन क्या है वो बताना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, और आपने कितना लिटरेचर वर्क किया है। एटलीस्ट 1-2 पेपर तो आपको बताने ही पड़ेंगे कि उसके ऊपर आपने क्या किया है। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, मतलब आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा कि आप इस एरिया में काम करना चाहते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप कितना स्टडी कर सकते हो इस रिलेटेड। इसीलिए वो बोलते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के ऊपर प्रेजेंटेशन दीजिए। विक्रम कुछ बोलना है? मैं इसमें बस एक ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा प्रीति कि अगर आपको पहले से कुछ रिसर्च एरिया पता है लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है कि आपको ठीक है, आपको एक एरिया अच्छा लगता है ना, आपको कुछ एक उस एरिया में एक सम सेक्शन जिसमें आपको लगता है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एरिया, लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं, तो आई वुड से कि आप 1-2 रिव्यू पेपर डाउनलोड करो, आप 1-2 रिव्यू पेपर पढ़ सकते हो एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज रिव्यू पेपर टू मेक दोज प्रेजेंटेशंस। और ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ ही होना चाहिए, बस उनको ये पता चलना चाहिए कि यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस। और प्रोसेस तो मोस्टली ये है कि आप एक पेपर पढ़ो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो। मोटिवेशन के बाद ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन कर सकते हो कि ये लोगों ने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉलो किए हैं और मुझे ऐसे करना है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। या फिर आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया है और इसके बाद भी अगर कुछ करना है तो फैकल्टी बोल ही देंगे कि जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। पर आपको तो मोटिवेशन, पहले तो मेन चीज है कि आप क्यों मोटिवेट हुए ये रिसर्च एरिया करने के लिए। उसके बाद लिटरेचर सर्वे में क्या किया है, किसने कैसे काम किया है वो आप बता सकते हो। फिर उन्होंने क्या मेथड यूज किए हैं वो आप जनरल में बता सकते हो कि कौन से मेथड यूज किए हैं और आप कौन से यूज कर सकते हो। ऐसी चीजें आपको बताना है और कंक्लूड करके
10 मिनट का तो प्रेजेंटेशन आपको देना है, बस ज्यादा भी नहीं देना पड़ेगा आपको। फिर रश्मिता पूछ रही है, सर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के बारे में बोलिए ना कुछ। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में मोस्टली यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको इंटरडिसिप्लिनरी इवन मैनेजमेंट के कोर्सेज भी करने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे सोशल साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी आईआईटीज रहे, एनआईटीज रहे या ट्रिपल आईटीज, कोई भी आईसर भी रहे, तो सभी इसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में तो होता ही है पीएचडी, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। और हर ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो कहीं पे भी आप कर सकते हो। और सब में अच्छा ही रिसर्च होता है, ऐसे नहीं कि कहीं पे आईआईटी बॉम्बे में अच्छा होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज में अच्छा नहीं होता है। सभी इसमें रिसर्च अच्छा होता है, बस इतना ही है कि इसको मीन्स अगर कोई एनआईटी का स्टूडेंट है, आईआईटी का स्टूडेंट है, फिर आईसर का स्टूडेंट है, ये ऐसे एक ही जगह पे चले गए जॉब के लिए, तो वो टाइम पे प्रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। वो टाइम पे फिर क्राइटेरिया लगेगा कि किसको सिलेक्ट करना है, किसके पेपर कितने ज्यादा है, कितने अच्छे जर्नल में पेपर है, उस हिसाब से फिर सिलेक्शन होगा। तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तुम्हें कुछ ऐड करना है ह्यूमैनिटीज एंड मैं सोशल साइंस में? थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। मैं इन जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। आप फर्स्ट थिंग दैट इज, तो टिपिकली आप एक बहुत स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि टिपिकली स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं करते। आप सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे जाइए, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए, उसका विजन पढ़िए, उसका होम पेज पे सब कुछ दिया रहता है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एरियाज, कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं, उस एरियाज में प्रोफेसर्स दिए रहते हैं। आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर्स के वेब पेज पे जाइए, उनका रिसर्च पढ़िए, एंड और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन यू डाउनलोड देयर 1 or 2 पेपर्स। उससे आपको टोटल क्लैरिटी हो जाएगी कि जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं वहां पर कोई रिनाउंड प्रोफेसर है या नहीं, या फिर वो आपसे मिलता जुलता काम करते हैं कि नहीं है। आपको लगता है कि अकेला सिर्फ इंस्टीट्यूट का नहीं, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट इसलिए वहां पर आप पीएचडी करिए, ये ठीक, ये समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज नॉट गुड, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है लेकिन जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हो वहाँ पे कोई ऐसा कोई बहुत रिनाउंड प्रोफेसर नहीं, या फिर वो वहाँ पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। रेदर देन आप किसी और इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, एचएसएस डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे यू चेक योर द वेबसाइट, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेसर है जो आपके रिसर्च एरिया में काम करता है। तो दैट इज हाउ यू गेट इन्फॉर्मेशन। तो बेटर थिंग इज दैट कि आप हमेशा इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट पेज पे जाइए, यू लुक फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स, आप उनका प्रोफाइल पढ़िए, उनका काम पढ़िए, एंड आई विल रिक्वेस्ट तो आप एक दो उनका रिसर्च पेपर भी पढ़िए, तो जिससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। देन यू, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन कि आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाना है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में उस प्रोफेसर के यहाँ पे जाना है। तो ये सब चीज आपको काफी हेल्प करेंगी रिगार्डिंग योर डिसीजन मेकिंग। प्रीति। फिर गणेश क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच पीएचडी जेआरएफ सीट्स अवेलेबल इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। वो तो आपको डिपार्टमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर कोई कोई आईआईटी तो डिफाइन भी नहीं करते कि उनके पास कितने सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि इंटरव्यू के डे तक के उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो अपनी सीट्स बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा, कोई भी आईआईटी में आने के बाद। या फिर कोई कोई आईआईटी तो डायरेक्टली फ्लोट कर देते हैं कि उनके पास जेआरएफ के लिए सीट्स कितनी है। लेकिन ये जो फंडेड प्रोजेक्ट रहते हैं जेआरएफ के, उनका सीट्स मोस्टली वो लोग डिफाइन नहीं करते हैं। इवन आईआईटी बॉम्बे में हमारे टाइम पे भी ऐसे हुआ था कि इंटरव्यू के जस्ट पहले 10 से 15 प्रोजेक्ट एफएक्ट के लिए फंडेड के लिए ऐड हुए थे, तो वो एंड तक के डिफाइन नहीं रहता है कि जेआरएफ की सीट्स कितनी है करके। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। टीचिंग असिस्टेंटशिप की सीट्स कोई कोई इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल देते हैं, लेकिन जेआरएफ की सीट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं रहता है। तुम्हें कुछ ऐड करना है विक्रम? बाकी हाँ, ये प्रीति ने ऑलमोस्ट पूरा समराइज कर ही दिया। टिपिकली कुछ एक इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी मद्रास वो पूरा डालता है कि कितने टीए कैटेगरीज है और अदर थिंग्स,
बाकी एक चीज होता है टीएपी का कोई वो नहीं रहता, व्हाट इज द फिक्स नंबर। समटाइम्स कोई इंस्टीट्यूट आके स्पॉन्सर कर देता है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं टीएपी कैटेगरीज में, स्पेशली कोई इंस्टीट्यूट आके स्पॉन्सर नहीं करता तो वो नहीं रहता। तो अल्टीमेटली वी डू नॉट हैव वेरी एग्जैक्ट आंसर कितना सीट्स रहता है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट। समटाइम्स दे पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड समटाइम्स दे डोंट पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट। हाँ, फिर उसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वी ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन, अब प्रोफेसर को ईमेल करना चाहिए क्या? मेरा JRF 105 रैंक है तो मुझे IIT बॉम्बे मिल सकता है क्या? 105 IIT Bombay. It depends. Again, I told you. आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा? If you can really convince the professor in an interview, you will have it. उस रीजन क्या है कि नॉर्मली हम वहाँ पर रैंक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 8 में से अपन कोई बंदा जिसका रैंक 20/10 है या फिर आपसे रैंक अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने प्रपोजल या फिर उसके मास्टर्स का प्रोजेक्ट का उसने अच्छी तरह से डिफेंड किया है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफेंड इट प्रॉपर्ली देन उसको मिल जाएगा। तो द की आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग दिस, द की इज हाउ यू हैंडल योर इंटरव्यू। आप अपने काम को कैसे डिफेंड करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रैंक वो आगे आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में आप इंटरव्यू है, आप उस पर फोकस करिए। जो प्रोसीजर है, अगर रिटन टेस्ट है तो आप उस पर फोकस करिए कि रिटन टेस्ट मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। JRF तो रिटन का इश्यू होगा नहीं, मोस्टली अब आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू फोकस करिए। एंड अल्टीमेटली अगर आप मान लो किसी प्रोफेसर को आप टारगेट कर रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप उसका पूरा रिसर्च उसके वेब पेज पे जाइए, वो किस टाइप की रिसर्च कर रहा है। यू ट्राई टू मैच थिंग्स कि उसका क्या रिसर्च एरिया है, आपका क्या रिसर्च एरिया है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोफेसर्स को भी हर चीज नहीं पता होती। दे ऑल्सो ट्राई टू कोरिलेट, उससे जो पता है आपके काम में कोई सिमिलरिटी है कि नहीं है, देन फ्रॉम दो सिमिलरिटीज दे आस्क क्वेश्चंस। इफ यू कैन रियली फाइंड सम सिमिलरिटी, ऑब्वियसली फिर आपको पता होगा वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है, तो यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दोस क्वेश्चंस। प्रीति। हाँ, और मोस्टली PhD के लिए ऐसा है ना कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका ये सब चीजें सारे मैटर करते हैं, क्योंकि साल मंथली आपको प्रेजेंटेशन आपके गाइड को देना पड़ेगा या फिर वीकली, वो आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर एनुअली तो IIT बॉम्बे में देना ही पड़ता है प्रेजेंटेशन। और किसी किसी का तो बायएनुअली भी होता है प्रेजेंटेशन देने का। तो ऐसे नहीं है कि आपने एग्जाम में अच्छा किया, आप बहुत स्टूडियस हो तो आपको PhD के लिए सिलेक्ट करेंगे। आपका पूरा ओवरऑल आपका बैकग्राउंड देखते हैं कि आप कैसे करते हो, आप हर चीज को कैसे टैकल करते हो, आप हर चीज को कैसे डिफेंड करते हो, वो सब देखेंगे। ऐसे नहीं कि आप बहुत स्टूडियस हो, आपका फर्स्ट रैंक आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्टली आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो फर्स्ट बेंचर है, फर्स्ट रैंकर है, उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो बैक बेंचर रहता है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसे टाइप का रहता है। तो ऐसे नहीं रहता है कि आपका रैंक बहुत ही अच्छा है या कम है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा करके। वो पूरा डिपेंड करता है कि आप उस दिन में कैसे आपने परफॉर्म किया है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा करके। फिर और एक क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे में PhD में अप्लाई करने के लिए 3 डिफरेंट फील्ड में SOP देना होगा। तो हाँ, आपने जितने डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन किया है तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का भी SOP दे सकते हो। या फिर अगर आपने SOP में डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा है और सिर्फ आपने इंस्टीट्यूशन का ही नाम लिखा है तो आप सेम ही SOP अपलोड कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आप केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल के लिए है या फिर सिस्टम एंड कंट्रोल के लिए है, तो अगर आपने उसमें आपका रिसर्च प्रपोजल में जो भी रिसर्च एरिया में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस हिसाब से आपने SOP में डिजाइन किया है, तो आपको हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट SOP अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐड करना है होता। इवन देखिए IIT बॉम्बे में इन जनरल इवन PhD एडमिशंस एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट का नाम रहता है, लेकिन एप्लीकेशन इज स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट। अगर आप 12 डिपार्टमेंट अप्लाई करें तो आपको 12 एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन मोस्टली बिकॉज आप रिसर्च एक एरिया में एक डिपार्टमेंट में करते हो, इंस्टीट्यूट ठीक है, इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, तो आपको अगर आप मान लीजिए 3 में कर रहे हो तो आपको 3 एप्लीकेशन फाइल करने, 3 एप्लीकेशन फिल करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं, 3 एप्लीकेशन फिल नहीं करने हैं, एक ही साथ हम 3 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना हाँ IIT सॉरी, बॉम्बे। आई मेंट टू से दैट। हाँ बाकी SOP अगर आपका इन जनरल है तो आप तीनों जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक लिखना है हाँ तो आपको वो तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपका SOP।
फिर प्रीतम पूछ रहा है कि मैम इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आस्क करते हैं, एमसीक्यू वाला या प्रूफ वाला क्वेश्चन? इंटरव्यू में तो नॉर्मली आंसर वाले क्वेश्चन रहते हैं, आंसर देना पड़ते हैं। रिटन टेस्ट में एमसीक्यूज भी रह सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन रहते हैं। ये सब चीजें हमने डिटेल में जो भी ये जब सेशन स्टार्ट किया था तब ये सब चीजें हमने डिटेल में बोल दिए हैं, तो आप वो इनिशियल से जब भी आप चाहो आप देख सकते हो। फिर प्रीतम फिर से पूछ रहा है मैम इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आस्क करते हैं? तो उसका भी डिटेल हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो पूरे डिटेल में मेंशन किए हैं, तो आप फिर से ये वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर प्रीतम फिर से पूछ रहा है मैम मेरा रैंक 1414 है इन मैथमेटिक्स, कहाँ पे चांस मिल सकता है? विक्रम इसका आंसर दो, जो कि ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। 1414 रैंक है उनका उसका मैथमेटिक्स में, तो चांस कहाँ पे है? मैं बार बार वही चीज रिपीट करूंगा कि रैंक का एक इट्स स्मॉल पार्ट इन द से ऑफ योर सिलेक्शन। द मोर dominating see the most deciding factors are your written test and your interview। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका 2000 वाला रैंक का हो, समटाइम्स यू आर नॉट इन अ मूड, आपने बस दे दिया बिकॉज सम रीजंस यू कुड नॉट राइट, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन योर गेट स्कोर। लेकिन अगर आप इंफीरियर गेट स्कोर है, स्टिल आप डिपार्टमेंट के रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, आप इंटरव्यू बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो डेफिनेटली विल गेट अ सिलेक्शन। सो इसका एक ये कब होता है कि जब व्हेन देयर आर टू कैंडिडेट्स, उनको ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट स्कोर है, देन दे हैव टू डिसाइड ऑन द स्कोर ऑफ ऑन द बेस ऑफ गेट स्कोर के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स भी सिमिलर हैं, सॉरी इंटरव्यू के मार्क्स भी सिमिलर हैं और रिटन टेस्ट के मार्क्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो देन टू मेक अ डिसीजन दे चूज द वन विद अ बेटर गेट स्कोर। बट अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आपका रिटन टेस्ट बहुत अच्छा गया, तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। हाँ। फिर खुशबू पूछ रहे मैम हाउ टू राइट ए इफेक्टिव एसओपी? तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैंने मेरा एसओपी ही शेयर किया है उसमें, और उस बेसिस पे ही मेरा यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है, तो आप उसको देख के बना सकते हो। आई थिंक सो कि वो मेरा थोड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव होगा। तो आप उसका हेल्प ले सकते हो और उस हिसाब से कुछ चेंजेस करके आप बना सकते हो अपना प्लीज एसओपी। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, आई हम्म। बी बैक। ओके। फिर खुशबू पूछ रही कि मैम मेरा गेट स्कोर 382 है, बट डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, तो आईआईटी बॉम्बे में हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है आपका आईआईटी बॉम्बे में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। फिर शेखर सुमन पूछ रहा है कि प्लीज डिस्क्राइब द मेजर पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू। सो ऑलरेडी मेजर पोर्शन तो डिस्क्राइब कर ही लिया है हमने कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, रिटन टेस्ट कैसे होता है, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो भी आपके, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम समराइज कर सकते हैं। जिनको भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes। तो एज समरी ऐसे है कि आपको जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है, तो फर्स्टली हम रिटन टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो रिटन टेस्ट में आपका ऐसा है कि आपका जो भी सब्जेक्ट्स है रिटन टेस्ट के, वो आपके जितने भी जो भी आपका डिसिप्लिन होगा उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो सब्जेक्टिव भी रह सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। इवन आईआईटी बॉम्बे में मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन ऐसे होगा कि आपका मैथमेटिक्स एक सेक्शन होगा जो कि कंपलसरी होगा। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। अगर आप फिजिक्स में है तो फिजिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर एमटेक किया है या फिर एमएससी किया है, स्पेशलाइजेशन किया है किसी सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से आप चूज सकते हो। या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का वीएलएसआई है, किसी का नैनो है,
तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो सब्जेक्टिव भी रह सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे केमिस्ट्री के ऊपर भी किसी का, अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया है, किसी ने इनऑर्गेनिक पे किया है, किसी ने फिजिकल केमिस्ट्री पे किया है, तो नॉर्मल तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी रहेंगे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे और वो सबके लिए सेम ही रहेगा। और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंट रहेगा, इनऑर्गेनिक का डिफरेंट रहेगा, फिजिकल का डिफरेंट रहेगा। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सबके लिए सेम रहता है और कुछ क्वेश्चन बायो रिलेटेड और कुछ नॉन बायो रिलेटेड रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको बायो में देना है या नॉन बायो में देना है। तो ऐसे टाइप का रिटन टेस्ट होता है। सभी इंस्टीट्यूट में मोस्टली सेम ही होता है या फिर कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट गेट के प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर इवन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर सोशल साइंस के हैं उनको गेट के नहीं तो फिर नेट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो आप आपके जो भी डिसिप्लिन है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है रिटन टेस्ट के लिए। और जो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वो टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी रिसर्च प्रपोज़ल है या फिर एसओपी है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से ज़्यादा आपका जो भी आप राइटिंग स्किल है, वो आपके एसओपी और रिसर्च प्रपोज़ल से ही आपको बतानी है। आपका जो भी सिलेक्शन हो रहा है, शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, जो भी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि दिस कैंडिडेट इज़ सूटेबल। क्योंकि मोस्टली हम जब पीएचडी करते हैं तो वो टाइम पे अपना राइटिंग स्किल बहुत मैंडेटरी होता है कि हम कैसे अपना पेपर लिखते हैं या फिर रिपोर्ट लिखते हैं। क्योंकि हमें मोस्टली अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे हमें रिसर्च पेपर लिखना बहुत मैंडेटरी हो जाता है और क्योंकि जब तक हमारे पेपर पब्लिश नहीं होंगे तब तक हमारा पीएचडी डिफेंड नहीं होगा। तो इसीलिए आपका राइटिंग स्किल बहुत मैंडेटरी है, तो इसलिए आपको देखना है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल, आपका एसओपी आप कैसे लिख रहे हो। तो उसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से लिखना है। फिर जब भी आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं कि पहले तो आपको खुद के बारे में पूछा जाएगा। उसको भी ऐसे बताना है कि आपका जो आप आपके बारे में जो बताएँगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ऐसे बताना है कि आपका इंटरव्यू वो डायरेक्शन में चला जाए। नहीं तो ऐसे मत बताओ कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैं जो नहीं आता है वो डायरेक्शन में चला नहीं जाना चाहिए। जो आपको आता है, आपका एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट है, तो उसके बारे में ज़्यादा बताइए। फिर बाकी के क्वेश्चन आप क्यों करना चाहते हो पीएचडी, आपका मोटिवेशन क्या है, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज में दिखाया है, तो आप वो इनिशियली से भी देख सकते हो जिन लोगों ने नहीं देखा है। फिर अभी कुछ लोगों ने और भी क्वेश्चन पूछे हैं कि मेरा आईआईटी गांधीनगर में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, जब क्वेश्चन कुछ आ गए तो कैसे मैनेज करें? तो जो भी क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो और उस हिसाब से आप यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन फेस कर रहे हो, तो जितने भी हमने क्वेश्चन बोले हैं उस रिलेटेड ही क्वेश्चन आएँगे। तो वो क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करो कि आपको क्या बोलना है। जैसे मैंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, तो उसमें आपको क्या बोलना है वो लिखो, प्रैक्टिस करो, बोलो, बोलने की प्रैक्टिस करो और उसके बाद जहाँ पे आप एंड हो रहे हो, वहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन अराइज़ हो सकते हो, वो देखो और उस हिसाब से बाकी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। फिर रवि पूछ रहा है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बीच में कितना टाइम गैप मिलता है? तो हार्डली 1 या 2 घंटे का टाइम मिलता है। क्योंकि आपका मॉर्निंग में लंच ये रिटन टेस्ट होता है, लंच ब्रेक के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो जो भी रिटन टेस्ट, इंटरव्यू आपको पहले से ही प्रिपेयर करके आना है। आने के बाद आप ब्रश अप कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है, लेकिन आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। गणेश ने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ तो घर के पास या दूर का कौन-सा इंस्टीट्यूट प्रेफ़र करना चाहिए? ठीक है।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। मोस्टली आपको अगर ये सोचा कि हम आईआईटी को कंसीडर करते हैं, अगर आपका न्यू आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और ओल्ड आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, तो कोई भी बंदा बोलेगा कि आप ओल्ड आईआईटी में ही जाओ न्यू आईआईटी में जाने से अच्छा। क्योंकि अभी आईआईटी बॉम्बे में हुआ है और किसी का आईआईटी मंडी में हुआ है, तो कोई भी बोलेगा कि आईआईटी बॉम्बे में ही जाओ। तो हम भी ऐसे ही प्रेफर करेंगे कि आप आईआईटी बॉम्बे में ही आओ, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छे हैं और ओल्ड है, इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड तो बोलते ही है। तो आप प्रेफर यही करना है कि आपको अच्छी आईआईटीज में जाना है, या फिर एनआईटीज भी है तो अच्छी एनआईटीज में, आईसर में, जहाँ पे भी जिसका प्रोनाउन मीन्स नाम है उसी इसमें जाओ। आप एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से भी जा सकते हो। और पीएचडी ऐसा है कि घर के पास रहे या दूर रहे, आपको काम तो उतना ही करना पड़ेगा। जब भी छुट्टी रहेगी तभी आपको घर जाने को मिलेगा। तो अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप दूर रह के भी छुट्टी ले सकते हो। और छुट्टी अगर वहां पे आपके गाइड आपको अलो ही नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए, तो आप घर के पास रह के भी जा नहीं पाओगे। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी आईआईटी में या फिर कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, अगर दो में मिले तो। आ, फिर रवि पूछ रहा मैम, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं आई गेस। किसी और को और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा पेपर पब्लिकेशन आर नॉट रिलेटेड टू माय मास्टर प्रोजेक्ट, इट्स माय फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विच इज डिफरेंट प्रोजेक्ट, बट आई हैव एंटर पब्लिकेशन इन माय एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो मोस्टली अलाइन प्रोजेक्ट रहते हैं। अपने लैब में सब लोग रहते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट का में काम करता है और दूसरा अपना खुद का नाम डाल देता है कि मेरा पब्लिकेशन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर आपका पब्लिकेशन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि यू हैव हेल्प इन देम सम लेवल पे। उसमें कौन सा काम आपने किया है उतना आप बता सकते हो, अगर पब्लिकेशन में उसको डाल रहे हो तो जितना काम किया है आप उतना ही बताओ कि मैंने पेपर एडिटिंग में काम किया है इसलिए मेरा नाम आया है, या फिर मैंने ऐसे डायग्राम बनाने में हेल्प किया है, या जो भी चीजें की है उतना आपको बताना है। नहीं तो आपको इन डेप्थ उसको प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है और आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हो कि आपने कितना काम किया है, आपके प्रोजेक्ट के अलावा भी आपने इस प्रोजेक्ट में हेल्प किया है, वो भी आप बता सकते हो। फिर सुभास्मिता पूछ रही है कि मैम इंटरव्यू में क्वेश्चन एसओपी से होता है या होल सिलेबस और एमएससी स्पेशलाइजेशन से होता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस इंटरव्यू में कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो मोस्टली तो आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड रहेगा, जो भी एमटेक एमएससी मास्टर में जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर रहेगा। और आपके सिलेबस में आपको मोस्टली आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर रूपम पूछ रही है कि मैम गेट रैंक 682 possibility in shortlisting. Yes, you have possibility to shortlist in IIT Bombay, so you can apply for that. And the last date is 17th of this April, so you can apply soon. फिर येलो बुल सर बोल रहा है कि कैन आई स्पीक इन हिंदी इन इंटरव्यू? यस, यू कैन स्पीक, पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही पूछेंगे। और आपको आंसर देना है तो आप स्टार्ट विथ इंग्लिश कर सकते हो, फिर हिंदी में स्विच करके बीच बीच में इंग्लिश हिंदी ऐसे मिक्स कर सकते हो। बस आपको पूछना है, इंटरव्यू को बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश दैट मच, तो कैन आई स्पीक इन हिंदी, ऐसे आपको पूछना पड़ेगा उनको। देन यू कैन स्विच टू हिंदी लैंग्वेज। बस मोस्टली प्रेफर करना कि आप इंग्लिश में ही बोलो। और जो भी आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो ऐसे नहीं कि आपको पहले से ही प्रिपेयर करके आना है। तो जितना भी आप बोलना चाहते हो उतना लिख लो और प्रैक्टिस करो इंग्लिश में बोलने की, क्योंकि मोस्टली आपके सारे प्रेजेंटेशन, आपका जो राइटिंग है सारा इंग्लिश में भी रहने वाला है, तो ट्राई करो कि इंग्लिश में ही दो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? रिटर्न टेस्ट में सिलेबस बेसिकली क्या होता है?
वो ऑलरेडी आंसर दे दिया है, फिर भी रिटन टेस्ट का आपके सिलेबस जो भी डिसिप्लिन का रहेगा उसके ऊपर रहेगा, रिलेटेड टू गेट, नेट, सेट जो जो भी रहेगा उससे रिलेटेड ही रहेगा। विक्रम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, यू कैन लीव द मीटिंग। इट्स ओके। अभी और एक्सप्लेन करना सेशन। आई गेस देयर इज नो क्वेश्चंस फ्रॉम देम। नहीं, कृष्णा पूछ रहे पीएचडी को प्लेसमेंट मिलेगा या। सो बेसिकली इन लास्ट जो मैंने लाइव सेशन लिया था वो टाइम पे मैंने बताया था कि आईआईटी बॉम्बे में भी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है पीएचडी के लिए। इवन अभी तो पीएचडी का इंटर्नशिप का भी आईआईटी बॉम्बे में चल रहा है, तो जो भी यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं पीएचडी के साथ साथ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो हमारे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी के इंटर्नशिप के लिए भी गए हैं। और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के तो मीन्स हमारे बैचमेट के भी प्लेसमेंट हुए हैं। और बहुत सारे अराउंड 100% में से हम बात करेंगे तो 40 to 50% लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिन्होंने भी फर्स्ट फेज में जो भी दिसंबर टाइम पे एप्लीकेशन किए थे उनका 50% लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। हमारे लैब में से एक बंदी ने अप्लाई किया था, उसका भी प्लेसमेंट हुआ है। और अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये वाले सेमेस्टर में अभी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में, तो सबका ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। तो लास्ट 2-3 साल से ही पीएचडी का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है आईआईटी बॉम्बे में, और मोस्टली सारे आईआईटीज में भी हो चुका है। तो प्लेसमेंट हो जाता है, कोई भी कंपनीज भी आती है, इवन इंस्टीट्यूशन भी आती है, रिसर्च आर&डी सेशन भी आते हैं, तो सब रिसर्च ओरिएंटेड आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। विक्रम, कुछ ऐड करना चाहोगे प्लेसमेंट रिलेटेड? प्लेसमेंट, हाँ, आईआईटी बॉम्बे में वी हैव अ वेरी गुड दिस पोस्ट डॉक वाला थिंग। सो टिपिकली आफ्टर फिनिशिंग पीएचडी और बिफोर देन दैट पीएचडी फाइनल ईयर में यहाँ पे चूंकि पीएचडी आईआईटी बॉम्बे में जो प्रोफेसर्स दे आर वेरी रिनाउंड प्रोफेसर्स, और उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत सारे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ उनकी मदद से आपको बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पोस्ट डॉक मिल जाता है, वहाँ पर यू गेट अ वेरी गुड सैलरी। अगर आपको पोस्ट डॉक जाने का ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में जो जिनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, तो आप उनके थ्रू भी आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं विच गिव अ गुड सैलरी। इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ फैकल्टी। तो ओवरऑल it takes certain time, but yes, you get a very good placement from IIT Bombay. और यहाँ से अगर प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो भी आप बाहर भी कहीं पे भी जाओ तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो आपको प्लेसमेंट बस मैक्स टू मैक्स 1-2 महीना आपको वेट करना पड़ेगा बाहर अप्लाई कर रहे हो तो, लेकिन आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो भी आप पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 80 to 90,000 तक की सैलरी मिल जाएगी पोस्ट डॉक के लिए भी। तो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, तब तक आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है पीएचडी के बाद। फिर अमरजीत पूछ रहा है मैडम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पीएचडी आईआईटी बॉम्बे में कैसा है, उसमें कुछ वीडियो बनाइए। I'll be leaving if there are no further questions from me. So can या I या leave? या या यस यस। Thanks a lot. ओके, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कैसा है? तो एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे में सभी इसमें पीएचडी अच्छा है, और हम तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा पीएचडी है। एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे में आप देखो तो सारे न्यूमेरिकल मेथड के रिलेटेड ही पीएचडी बहुत ही अच्छा है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो हाँ, डेफिनेटली कंप्यूटेशनल हर कोई भी इसमें आप जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, कंप्यूटेशनल रिलेटेड, सिमुलेशन रिलेटेड आपको पीएचडी मिलेगा ही मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे में सारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटेशनल रिलेटेड पीएचडी होता ही है।